सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस यस, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम लोग आज संकल्प 4.0 का पहली क्लास में आज लेने जा रहा हूं। संकल्प 4.0 की पहली क्लास जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। लेकिन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्लास में टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें कर लें कि आखिर ये जो हमारा इकोनॉमी का कोर्स चलेगा कैसे चलेगा, कितने क्लासेस में चलेगा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी मुझसे जुड़े हैं इस क्लास में, उनको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किन टॉपिक को कवर किया जाएगा, कितना काम का होगा। जैसे कई बच्चे यहाँ पर होंगे जो सोच रहे होंगे अरे अरे ये तो 2027 के लिए है। 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे वो सोच रहे होंगे कि ये मेरे हमारे बिल्कुल काम का नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचना। मेरी क्लास में तो कम से कम मत सोचना। अभी शुरुआत में मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं ये बहुत बड़ा हिंट उन बच्चों के लिए भी होगा जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2026 वाले भी ध्यान से सुनना कि उनको बहुत बड़ा हिंट एग्जाम से रिलेटेड इकोनॉमी का मिलने वाला है यहां पर। ठीक है, ये सरप्राइज मिलने वाला है, ये उनको हिंट मिलने वाला है जो उनके काम आएगा 2026 के लिए। तो एक काम करते हैं, इन्फ्लेशन टॉपिक तो आज हमें शुरू करना ही है, एकदम मस्त होकर के हम लोग इसको शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें कर लें। जो नए बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, उन कंफ्यूजन को मैं पहले दूर करूंगा, देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर बात कर रहा हूं इकोनॉमी में, ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या पहला सवाल आएगा? पहला सवाल तो ये होना चाहिए या ये मन में आपके आना चाहिए कि सर यूपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, यहां पर इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, किस तरह का इकोनॉमी का सवाल आ रहा है और अब इकोनॉमी का यहां मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है यहां पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर पूरे यूपीएससी एग्जाम में इसका रोल क्या है, क्या इसकी भूमिका है। तीसरा, सर इसके लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपकी क्लास तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ सोर्स क्या होंगे और क्या क्या सोर्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस कि सिलेबस क्या है सर इकोनॉमी का, पीटी में क्या है, मेंस में क्या है, और आप उस सिलेबस को किस तरह से पढ़ाएंगे हमें ये भी बताइए, कितनी क्लासेस में पढ़ाएंगे ये भी बताइए। ठीक है, हर सवाल का पहले उत्तर मैं यहां देने की कोशिश करूंगा एक एक करके, और जब इन सवालों का उत्तर खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ सवाल आप लोगों से लूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन को भी आप देखना, केवल शुरुआत के बच्चे ही नहीं बल्कि जो यूपीएससी में ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि आखिरकार हम पढ़ क्या रहे हैं और यूपीएससी पूछ क्या रहा है और क्या पूछ सकता है, दोनों के बीच का गैप कितना है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले तो बात आता है कि इकोनॉमी का यूपीएससी में मीनिंग क्या है, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं मीनिंग, ध्यान से समझना। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, ध्यान से समझना बहुत, तो इकोनॉमी के को मैं दो पार्ट में बांटता हूं, दो भाग में इसको मैं बांटता हूं। पहला मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था, और दूसरा मैं लेता हूं करंट इकोनॉमी।
समस्या क्या है? अधिकांश माने एक गलत अवधारणा लेकर के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम की प्रोसेस में वो इकोनॉमी के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं, भले वो पीटी हो या मेंस हो। क्या समस्या खड़ी होती समझना बहुत ध्यान से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये अवधारणा, कितनी गलत अवधारणा बनी हुई है ये समझना। पहले अवधारणा बनी हुई है कि सर हमें तो ये कहा गया है कि सबसे पहले अपनी ट्रेडिशनल इकोनॉमी तैयार करो, ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपकी अच्छी होगी तभी आप यूपीएससी के एग्जाम दे पाओगे। क्यों? हमें कहा गया है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपका इकोनॉमी का सवाल हल होगा। अब इस वजह से वो कौन कौन सा एनसीईआरटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9th की आपको पढ़ना चाहिए, 10th की आपको पढ़ना चाहिए, 11th की पढ़ना चाहिए और 12th में 2 इकोनॉमी की किताब है जिसमें एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। व्यष्टि और समष्टि, आपको समष्टि अर्थशास्त्र पर ज्यादा जोर देना होगा और कुछ टॉपिक पर। तो कुछ बच्चे एकदम एनसीईआरटी को खूब बढ़िया से पढ़कर रखे होते हैं और जानते हैं कि अब यूपीएससी का सवाल हल हो जाएगा, और जब वो पीटी का एग्जाम अपियर करने जाते हैं, अब जरा ध्यान देना, 2021 से यूपीएससी ने एक नया काम किया है, उसको भी समझना। क्या किया यूपीएससी? क्या कर रहा है यूपीएससी? अब सवाल में 4 कथन दे रहा है। चारों कथन, पहले क्या होता था एलिमिनेशन राउंड से आप, अगर आपको 2 कथन भी पता है तो आप एलिमिनेशन राउंड से आसानी से उसका उत्तर निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या किया है यूपीएससी ने? अब नया खेल यूपीएससी का देखिए। यूपीएससी बोलता है इनमें से कितने कथन सही है, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन या उपयुक्त चारों कथन। अब सोचिए, इस सवाल का उत्तर पाने के लिए आपको ये चारों कथन पता होना चाहिए। यूपीएससी क्या कर रहा है, कोई एक टॉपिक उठा रहा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन ही उठाया है, तो इन्फ्लेशन में वो 2 या 3 स्टेटमेंट आपके हो सकता है ट्रेडिशनल ही पूछे वो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का बेस ही ट्रेडिशनल होता है, करना ही होता है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना ही होगा। लेकिन 1 या 2 स्टेटमेंट यूपीएससी क्या करता है, करंट का उठा करके पूछ लेता है, जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल 2 साल में घटित हुआ है। अब आपके लिए समस्या, क्योंकि आप तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, तो आप 2 स्टेटमेंट में तो कमांड बना लिए, अब 2 स्टेटमेंट आपको पता ही नहीं है क्या है ये, तो आपका वो सवाल हाथ से गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बताया गया है कि अरे इकोनॉमी क्या बात है, कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, बाजार में बहुत सारा पत्रिका मिल जाता है जो पूरे 1 साल का करंट अफेयर देता है और केवल करंट अफेयर पढ़ो इकोनॉमी में। यूपीएससी करंट के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। यूपीएससी करंट के अलावा कुछ नहीं पूछता है, तो क्यों पढ़ना बेकार का किताब, अपना टाइम बर्बाद करना, केवल करंट इकोनॉमी पढ़ो। अब इस चक्कर में क्या होता है, वो करंट इकोनॉमी मार रट रट करके बैठ जाते हैं कि अब छूटेगा नहीं, एग्जाम में जाते तो वही समस्या, यहां का 2 स्टेटमेंट या 1 स्टेटमेंट उनको पता होता है, बाकी का 2 स्टेटमेंट गायब। गायब यानी ना तो बेचारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी पढ़ने वाला बच्चा उत्तर दे पा रहा है, ना करंट इकोनॉमी पढ़ने वाला बच्चा उत्तर दे पा रहा है। और ये गलत अवधारणा एक र्यूमर है जो बाजार में खूब फैलाया गया है इकोनॉमी को लेकर। एक तो ये कठिन है, दूसरा ये र्यूमर, तो दोनों ही र्यूमर गलत है, क्योंकि बहुत सरल है। अगर इसको सही ढंग से पढ़ा दिया जाए और समझा दिया जाए तो ये सबसे फेवरेट और सबसे इजी टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए, आपका सबसे फेवरेट टॉपिक बनेगा ये मेरा वादा है आपको। लेकिन खैर वो बात की बात है, अभी यहां देखते हैं। तो इकोनॉमी अब कैसा पूछ रहा है यूपीएससी पूछ रहा है ट्रेडिशनल और करंट दोनों को मिलाकर, यानी अब पूछ रहा है डायनेमिक इकोनॉमी। अब यूपीएससी जो पूछ रहा है सवाल, आप उठाइए पिछले 5 सालों का पीटी उठाइए, मेंस उठाइए, आपको पता लग जाएगा कि अब यूपीएससी क्या पूछ रहा है, डायनेमिक। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डायनेमिक इकोनॉमी पूछ रहा है। और आपको तैयार डायनेमिक इकोनॉमी ही करना होगा, जहां आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमी तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में उसमें साथ ही साथ करंट का तड़का भी मारना होगा, है ना।
तो ये तैयारी आपको करनी होगी। तो हम पहले सवाल का उत्तर निकाल लिए कि हमें कौन सी इकोनॉमी पढ़नी है, तो हमें डायनेमिक इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, जहां ट्रेडिशनल, पारंपरिक और करंट दोनों होगा। पहला सवाल का उत्तर हां या ना, जल्दी जल्दी एकदम मुझे कमेंट में चाहिए कि समझ में आया कि नहीं। यस यस यस, जल्दी से। ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड चलेगा आज तो पूरा। शाबाश शाबाश, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल है कि सर इसका रोल क्या है यूपीएससी में। कुछ बच्चे मुझे कई बार मिले हैं और एक सवाल उनका रहता है, सर हमने तो कभी इकोनॉमी पढ़ी नहीं है, सर क्या इकोनॉमी छोड़ करके यूपीएससी हो सकता है? इकोनॉमी को छोड़ ही देते हैं सर, और सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, हिस्ट्री, साइंस, टेक, पॉलिटी हो जाएगा सर। मैं बता दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद दूंगा, और ये स्टेटमेंट एकदम नहीं होता ऐसा, इस यूपीएससी के एग्जाम के लिए होगा जिसको आप बदल भी नहीं कभी पाएंगे। आप बदलिएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? तो मैं ये स्टेटमेंट देना बंद कर दूंगा। पहले मैं रोल की बात करता हूं। तो हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में 3 पड़ाव है। पहला प्रीलिम्स है, पीटी है, फिर मेंस है, मेंस आपको देना है, एंड देन आपको इंटरव्यू देना है, और तब जाकर आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप यूपीएससी में क्वालिफाई होंगे। सबसे पहला पड़ाव पीटी, जहां आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस करने हैं, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में अभी जो कट ऑफ चल रहा है कि अगर आप देखें, आपको आश्चर्य होगा कि अगर 45 प्लस आप सही कर ले रहे हैं तो आपका पीटी में आप सी सेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप पीटी पास कर लेते हैं। और जो हिंदी माध्यम के लिए आज के दिन में सबसे बड़ा बैरियर बना हुआ है, सबसे बड़ा बैरियर आज पीटी ही है। अब जरा ध्यान दीजिए, पीटी 45 प्लस में आपका सिलेक्शन हो रहा है, और पीटी में अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज निकालें यूपीएससी में, तो इकोनॉमी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो डायनेमिक इकोनॉमी के सवाल पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी के ट्रेडिशनल, करंट, योजना मिला करके जो पूछे जा रहे हैं, कैन यू बिलीव ये सवाल 15 से 17 सवाल हर साल औसतन एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज 15 से 17 सवाल इकोनॉमी के सवाल पीटी में पूछे जा रहे हैं साहब। अब अगर सोचिए, अगर इन 15-17 सवालों में आपको मैं क्लास के थ्रू आपको अपने पढ़ाई नहीं, इस क्लास के थ्रू अगर मैं हेल्प करा दूं 12 से 13 सवाल का, 12 सवाल ही ले लीजिए, कंजर्वेटिव साइड में 12 सवाल भी अगर मैं हेल्प करा दूं आपका, जहां आपको ऑप्शन देख करके, सवाल देख करके ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं होगा, क्योंकि उत्तर आपके दिमाग में होगा और एग्जैक्ट आंसर आपके पास होगा। जहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे चारों स्टेटमेंट देकर, जहां आपको लगेगा ये चारों स्टेटमेंट सर ने पढ़ाए हैं, सर ने बताए हैं, सर के कॉपी से हैं, तो हम तो आराम से करेंगे। इसका मतलब है 15 से 17 सवाल में 12 सवाल का अगर योगदान मैं आपका पीटी में करवा दूं, तो आप फिर बाकी में तो धुआं, माने नहीं होता है कि धुआंधार बैटिंग कर देंगे। तो ये हुआ पीटी में इसका पहला रोल, जो आपको पीटी में आप देख रहे हैं 15 से 17 सवाल होते हैं हर साल औसतन, ठीक है। अब आता है मेंस। मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में 4 पेपर होता है, जिसमें अगर हम बात करें जीएस 3, जीएस 3 की बात करते हैं, उसमें ही इंडियन इकोनॉमी भी शामिल है। अब बहुत ध्यान से समझना, मेंस में हर पेपर में जीएस में आपको 20 सवाल करने होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में अगर मैं जीएस 3 की भी बात करूं पेपर में, तो 20 सवाल हैं। लेकिन क्या इस पेपर में केवल इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी? तो नहीं, बिल्कुल गलत। इस पेपर में 5 सब्जेक्ट हैं जीएस 3 में। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। 5 सब्जेक्ट मिलाकर आपका जीएस 3 पेपर बनता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। तो उस हिसाब से अगर मैं एवरेज बात करूं 20 में से 5 सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट के 4-4 सवाल होने चाहिए। बिल्कुल एकदम सही, 4-4 सवाल। आपको पता नहीं है कि इकोनॉमी के केवल सवाल हर साल जो पूछे जा रहे हैं वह 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 सवाल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं मेंस में। 2025 का पेपर उठा लीजिए, डायरेक्ट 7 सवाल आपको 7 सवाल मिल जाएगा, अगर मैं सेमीकंडक्टर को हटा दूं तो क्या देख रहे हैं, 20 सवाल में डायरेक्ट 8 सवाल। और 8 नहीं, अगर मैं सही बात करूं तो पूरे जीएस के पेपर में आपको इकोनॉमी के 10 सवाल आपको मिलेंगे। सर अभी तो आपने 8 बोला, अब 10 कैसे बढ़ जाएंगे? मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान दो। जीएस 2 का पेपर अगर मैं बात करूं, जीएस 2 जिसमें पॉलिटी भी होता है, ठीक है ना, और जहां पर सोशल इश्यू भी होता है। अब जीएस 2 के पेपर में ध्यान से सिलेबस में देखना, 2 टॉपिक, एक गरीबी और दूसरा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। गरीबी आप पढ़ेंगे कहां? पॉवर्टी आप पढ़ेंगे जीएस 3 में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सवाल कहां आएगा? जीएस 3 में नहीं आएगा, जीएस 2 में, और हर साल यहां से एक सवाल आएगा। तो हो गए ना 8 और 1 9 सवाल। सर 10 कैसे? अब आओ एक और बात, जीएस 1 की बात करते हैं, जहां पर ज्योग्राफी पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है जहां पर आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, रोड पढ़ते हैं, ऊर्जा पढ़ते हैं, है ना, ऊर्जा मतलब एनर्जी, रेलवेज पढ़ते हैं, पोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पढ़ते हैं। अब सोचिए वहां से एक सवाल हर साल पूछ रहा है यूपीएससी जीएस 1 में, लेकिन वो पढ़ाया कहां जाता है? वो पढ़ाया आपको जाएगा जीएस 3 में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में। तो अब बताओ जरा कितने सवाल हो गए? टोटल 10 सवाल, लगभग मानकर चलिए 120 से 130 मार्क्स के सवाल आपको केवल इंडियन इकोनॉमी से मिल जाएंगे मेंस में। तो मेंस में जीएस 3 को स्कोर करने में और जीएस 3 को पास करने में इकोनॉमी की कितनी बड़ी भूमिका है मेंस में, आप उसको देख सकते हो, कितनी बड़ी भूमिका है। ठीक है सर, मान लिए पीटी मेंस, इंटरव्यू तो हमने सुना नहीं सर, आप तो इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा लग रहा है जाकर बैठे हुए। मैं नहीं बैठा हूं बच्चों, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू कई बार दिया है, कुछ पास भी हुए हैं। अगर मैं बात करूं उनसे, जब मैंने बात की पिछले साल ही, जब मैंने कुछ बच्चों से बात की जो मेरे खास रहे, जो इस बार जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया भी था, अब उनका मानना है कि सर 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में सर जिस तरह से करंट अफेयर चल रहा है, आप खुद देखो वर्तमान में। अगर मान लीजिए आज आपका मैं इंटरव्यू कराता हूं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा क्या न्यूज़ चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और भारत का जो विवाद चल रहा है टैरिफ को लेकर, ट्रेड वार को लेकर, ठीक है। फिर आप जीडीपी का इतना न्यूज़ देख रहे हैं, तो इतना कुछ न्यूज़, बैंक को लेकर के इतना सारा न्यूज़ आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के आप इतना सारा न्यूज़ देख रहे हैं, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा देखा जाए करंट अफेयर ही इकोनॉमी से भरा पड़ा है। और यूपीएससी के इंटरव्यू में करंट अफेयर में अगर वो पूछ रहा है, या वो करंट माने समसामयिकी से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं पूछेगा, पक्का पूछेगा। और पिछले 2 साल 3 साल से लगातार ये हो रहा है। अब सोचिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में अगर बात करें तो तीनों में इकोनॉमी की कितनी बड़ी भूमिका है। अब जाकर के मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट, अगर आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट खराब है तो आपका यूपीएससी आसानी से नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन आसानी से नहीं निकलेगा साहब। फिर तो आपको एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा अगर आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट खराब है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट, केवल इकोनॉमी से भी, केवल आपका इकोनॉमी अच्छा है और आप यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो भी नहीं होगा। जैसा आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट मैं तैयार कराऊंगा एकदम परफेक्ट, वैसा ही आपका और भी सब्जेक्ट तैयार रहेगा, तभी जाकर के आप
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एग्जाम को बच्चों पास कर पाओगे। तो ये तो रहा रोल ऑफ इकोनॉमी जो पूरे यूपीएससी में हम देख सकते हैं। आई थिंक ये भी डाउट मन से बिल्कुल निकल गया होगा। तीसरा डाउट जो कि बैठे हुए यहां बच्चे खूब पूछते हैं और खूब रहता है, कल भी मैं ऑफलाइन क्लास जब करने गया था तो मैं पहले ही समझ गया था कि ये डाउट तो सबके मन में पहले आएगा, और वो डाउट है सोर्स। सर समझ में नहीं आता है सर, बाजार में इतनी सारी किताबें, कौन सी किताब पढ़े सर लाल एंड लाल किताब पढ़ा लेकर आंखें लाल हो गई, लेकिन इकोनॉमी समझ में नहीं आया। आंखें लाल हो गई, इकोनॉमी समझ में नहीं आया। ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, ये सारी किताबें पढ़ी, लेकिन कभी इकोनॉमी समझ में नहीं आई सर। एनसीईआरटी 4 बार पढ़ा सर, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा, क्या है ये? पढ़ के देखना, एक बार समझ में आ जाएगा बातें मेरी। अब सोर्स में क्या पढ़ना है, अगर मैं फॉर्मली, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत फॉर्मली बात करूं तो सोर्स के लिए मैंने एक पीपीटी बनाया, क्योंकि मैं इतना टाइम सोर्स पर खराब नहीं करना चाहता। बाद में जाकर मैं बहुत सिंपल वे में सोर्स बता दूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। पहले लेकिन सोर्स जान लो। यहां बैठे हुए बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सोर्स बहुत जरूरी है जानना, नहीं जानेंगे अरे बाबा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, है ना, उनको बताना बहुत जरूरी है सोर्स। तो सोर्स में वही 9, 10, 11, ये 3 को तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ये तो जरूर है एकदम, ठीक है, जरूर पढ़ना है, ये मस्ट है। इसको 3 को तो आप मस्ट मानकर चलिए, ठीक है। 12 में 2 किताबें मैंने कहा, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि से एक सवाल पिछले 3-4 सालों में 2 सवाल पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लॉ ऑफ डिमांड पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पूछेगा, लेकिन क्या जरूरत है उतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए जहां पर आपको एक सवाल मिलेगा? बेहतर है ना उसको 1 या 2 क्लास में मैं करा दूंगा अच्छे से। तो क्या जरूरत है उस किताब को पढ़ने की? आप पढ़ना है तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी पढ़िए, और मैक्रो इकोनॉमी में भी आप ये टॉपिक केवल आपको पढ़ना है, मैं पढ़ दे रहा हूं। मुद्रा और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, विनिमय दर, सरकारी बजट और भुगतान संतुलन, केवल आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात आता है कि सर ये तो ठीक है, अब ये बताइए, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सिलेबस और प्रीलिम्स और मेंस का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो ये समझ लीजिए आप ब्लंडर कर रहे हैं यूपीएससी में। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रीलिम्स और मेंस का 10 इयर्स क्वेश्चन होना चाहिए, और कम से कम 200 बार आप उसको पढ़ चुके होंगे। बार बार पढ़िए, क्योंकि वही बताएगा आगे की राह, यानी यूपीएससी का एग्जाम आगे आपका वही क्लियर करने में सबसे बड़ा मदद करेगा। बाजार में टेस्ट पेपर खूब मिलते हैं, आप खूब सॉल्व कीजिए, लेकिन आपका बेस ये 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, या आपके हमेशा हाथ में एकदम होना चाहिए, आपके हाथ में हर समय होना चाहिए। फिर 2 मासिक पत्रिका आता है, योजना और कुरुक्षेत्र, आप इसको पढ़िए, हर महीने आता है, पतली पतली किताबें होती हैं, लेकिन ये आपका मेंस का आंसर राइटिंग आपका बेस्ट करेगा, बहुत अच्छा करेगा। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो कुरुक्षेत्र से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर को पढ़ें, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो योजना और कुरुक्षेत्र है। साल में एक बार बजट और आर्थिक सर्वे, 1 फरवरी को बजट आता है, केंद्रीय बजट, उसको पढ़ना जरूरी है। और उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आता है वित्त मंत्रालय द्वारा, आपको उसको भी पढ़ना जरूरी है। उसको भी बिना पढ़े आपका पीटी और मेंस दोनों में दिक्कत आएगा, इसको पढ़ना होगा ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली। फिर आता है कि सर न्यूज़पेपर भी पढ़ना जरूरी है सर। लोग कहते हैं कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े एग्जाम नहीं होता है, तो बेटा मैंने लिख दिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखा है ना, तुम चूज करो, द हिंदू, द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, द मिंट, और लो एक और लिख रहा हूं, दैनिक जागरण, है ना, ये कैसे छूट गया मुझसे, अरे 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 अरे, दैनिक जागरण, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़पेपर है, कोई भी एक न्यूज़पेपर तुम पढ़ लो, तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। एक न्यूज़पेपर कोई पढ़ लो, कोई बच्चा यहां बैठकर द हिंदू पढ़ रहा होगा, बहुत बढ़िया, पढ़ो आराम से, ठीक है। उसके बाद बुक्स में मैंने नितिन सिंघानिया लिखा है, संजीव वर्मा है, लाल एंड लाल, बहुत सारी किताबें हैं, और 4-5 किताबें हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो इन दोनों में से कोई एक किताब अगर पढ़ना चाहो तो एक बार एक रीडिंग आप दे सकते हो। ये है सोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वो सोर्स है जो आपको पढ़ना चाहिए तब जब आप ये क्लास नहीं कर रहे हैं। मतलब सर, मतलब मैं दिखा रहा हूं, देखो मतलब देखो, मतलब ये कि यहां ये कट,
ठीक, इसीलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा था। मतलब ये कट। बच्चों ये बताओ कि जब आप क्लास कर रहे हो और क्लास करने के बाद भी अगर मुझे बोलना पड़े कि आप ये पढ़कर आओ, वो पढ़कर आओ, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, योजना पढ़ो, बजट पढ़ो, सर्वे पढ़ो, तो मैं क्या करूंगा क्लास में? ये सब कुछ आपके बिहाफ में मैं करूंगा। योजना से संबंधित, कुरुक्षेत्र से संबंधित जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन आर्टिकल पर मैं डिस्कस करूंगा, उसको मेन टॉपिक में मैं जोड़कर पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा करना कैसे है, करना कैसे है। कोई जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, ये मेरा काम है करंट इकोनॉमी आपका तैयार करना, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के लिए देखिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी भी आप कब पढ़ेंगे? जब आपकी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मैं खुद कहूंगा अब बच्चों एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, पढ़ना जरूर पढ़ना। लेकिन मेरे रहते और क्लास करने के बाद आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो फिर क्लास की क्या आवश्यकता है? ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं और उनको क्लास नहीं करना है, तो उनके लिए है, वो आराम से ये सब पढ़े। देखिए मैंने उनको बता दिया है, जरूर, एकदम जरूर, नहीं तो भाई इकोनॉमी में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेरी क्लास कर रहे हैं तो भाई 60 क्लास अगर मैं पढ़ा रहा हूं, 60 क्लास, केवल 60 क्लास में पढ़ लो, रोज आ जाओ, रोज क्लास अटेंड कर लो लाइव, बस फिर तो मत बोलो। सवाल बाहर से आएगा तो मुझे बताना, न पीटी में न मेंस में, सब कुछ वहां कवर होगा। क्या करना है? केवल क्लास करना है। डन? तो सोर्स भी दिमाग से खत्म, और जिन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं कर रहे हैं, जो अपने से करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने सोर्स बता दिया है कि वो कर सकते हैं। डन? अब बात आता है कि सर ये सब तो ठीक है, ये बताइए कि आप कितनी क्लासेस में खत्म करेंगे? सुना है आप 100 क्लास में खत्म कर देते हैं, 80-90 क्लासेस जाती हैं आपकी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका पूरा क्लास का प्लानर मैंने बनाया है, और मैं बता दे रहा हूं कि ये क्लास आपका 60 से लेकर 62 क्लास के बीच में ये क्लास समाप्त होगा, और ये मेरा पहला क्लास में था। और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूं, वो टॉपिक छोड़ रहा हूं, एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड। और ये 60 से 62 क्लास में मैं इसको समाप्त करूंगा, टॉपिक को अच्छे से समाप्त करूंगा। ठीक है? तो 60 से 62 क्लास में हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। हाँ सर, 60 से 62 क्लास में आप खत्म कर लोगे? अभी चल रहा है सितंबर का महीना, हमारा अक्टूबर, नवंबर में तो आप कोर्स खत्म कर दोगे, नवंबर फर्स्ट वीक तक। सर हमें पता है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट ये फरवरी महीने में आता है, हमें 2026 में एग्जाम देना है, 2027 में एग्जाम देना है, और उस समय हमारा करंट अफेयर कौन तैयार कराएगा? सर आप तो पढ़ाए निकल लिए, हमारा क्या होगा? तो बच्चों मैं बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, बहुत जल्दी PW YouTube में, ओनली IAS में मेरा वीकली करंट अफेयर जो हर बच्चे के लिए मुफ्त होगा वो शुरू होगा। और वहां पर मैं हर वीक जो भी करंट अफेयर आया है उसको कैसे ट्रेडिशनल से जोड़ना है, कैसे उसके सवाल पीटी और मेंस के बनेंगे, कैसे उसका आंसर राइटिंग मेंस में करेंगे, हर चीज मैं अपने साथ तुम लोगों को लेकर करवाऊंगा। इसीलिए इतना सा भी चिंता नहीं करना है, और हर बात मैंने तुम लोगों को यहां बता दिया, हर बात, कि जब आपको करंट अफेयर का भी चिंता नहीं करना है, बजट का भी नहीं करना है, सर्वे का भी नहीं करना है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद और क्लास के दौरान भी बाद में धीरे धीरे जब शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा तो हर सप्ताह मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, चर्चा करेंगे, चाय अपना अपना पिएंगे, लेकिन चर्चा तो खूब होंगी और अच्छे से होंगी, है ना, करंट अफेयर को। तो ये तो रहा मेरे क्लास का, जो कितने क्लास में खत्म होगा, ये भी डाउट आपके मन से क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर हम लोग बात करेंगे, और वो क्या है? और वो है सिलेबस पर बात करेंगे कि सर सब कुछ ठीक है, अब जरा बताइए सिलेबस क्या है। तो आओ चलो चर्चा करते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग सिलेबस में, क्योंकि हमें नया टॉपिक भी शुरू करना है। तो आओ चलो सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस पर बात करते हैं तो देखो ध्यान से, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है पीटी का अगर सिलेबस देखें, ध्यान से देखना, पीटी के अगर सिलेबस की बात करते हैं यूपीएससी के, तो हम क्या देख रहे हैं? सिलेबस में है, एक लाइन का सिलेबस पीटी का है, और मेरे ख्याल से पता है एक
गुरु मंत्र दे रहा हूं और बहुत बेहतर एडवाइस दे रहा हूं। यूपीएससी का पहला गोल्डन रूल है सिलेबस याद करो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका सिलेबस अपने दिमाग में बैठाओ, चिपकाओ उसको दीवार में और बार बार उसको देखते रहो। एक लाइन का सिलेबस है प्यारे बच्चों, एक लाइन का केवल सिलेबस है और इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? देखो ध्यान से, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। यह है यूपीएससी का पीटी का सिलेबस इकोनॉमी का। सर कहीं भी आरबीआई नहीं दिख रहा है, सर कहीं बैंकिंग नहीं दिख रहा है, सर कहीं कुछ तो नहीं दिख रहा, भुगतान संतुलन, सवाल तो यहीं से आ रहा है। हाँ, क्योंकि सारा खेल किसका है? सारा खेल ये आदि का है, ये आदि का है। और इसमें छुपा हुआ जो बात है आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें छुपी हुई बहुत सारी बातें जब आप समझोगे, ठीक है। तो ये हुआ पीटी का सिलेबस। अभी हम लोग बात करेंगे, इसको तोड़ेंगे, घबराओ मत। और 2026 वाले भी घबराओ मत, आपको भी कुछ मैं हिंट करूंगा, ठीक है। अब आते हैं 2000 माने मेंस के सिलेबस। यूपीएससी मेंस के सिलेबस को फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं और उसको जरूर चिपका लेना है ना अपनी दीवार में और याद करना। नेक्स्ट, पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण। ये पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है मैं वही पढ़ रहा हूं। परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक 2024 में पूछा भी है, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। डन, अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग 2025 में मेंस में यहां से 2 सवाल पूछा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से एक डायरेक्ट सवाल पूछा है और एक सवाल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से पूछा है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन 2 सवाल पूछा है और ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और मैं अभी भी बता रहा हूं 2026 का भी प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं। सर आप 2027 के लिए पढ़ा रहे हो तो 2026 का प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हो? अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, जो 2026 में पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो 27, नहीं पूछा तो 27, ठीक है ना, और मैं तो हूं साथ में। फिर अभी तो सामने तो 2026 ही है ना। भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, और फिर लास्ट में निवेश मॉडल। ये है यूपीएससी का मेंस का सिलेबस। लेकिन इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, तो जरा देखो ध्यान से। इस सिलेबस को मैंने कैसे तोड़ दिया है आप लोगों के लिए और इस प्रकार मैं इस सिलेबस को पढ़ाऊंगा, इस प्रकार पढ़ाऊंगा पीटी और मेंस को अलग अलग करके। तो क्या सर पीटी वाले से केवल पीटी का सवाल होगा, मेंस वाले से मेंस का सवाल होगा? नहीं बच्चे, पीटी वाले से मेंस का भी सवाल पूछता है और जो पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से पीटी के ही सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ से मेंस के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इस टॉपिक को स्प्लिट किया है, बांटा है। डन। तो पहले पीटी की टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मूलभूत अवधारणा और राष्ट्रीय आय, ये दोनों टॉपिक को मैं क्या करूंगा, मिला करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये दोनों टॉपिक को मिला करके पढ़ाऊंगा। अब जरा ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आय इस बार एग्जाम में यहां से पीटी का एक सवाल पक्का आ रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, 2026 वाले अलर्ट, कान तेज। 2026 में शुरुआती समय में ही सरकार जीडीपी के आधार वर्ष को परिवर्तित करने जा रही है। जीडीपी का जो आधार वर्ष है, देखिए कितने बच्चे बता पाते हैं, चलो बताओ जीडीपी का अभी आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है? देखिए अगर 2026 वाले जुड़े हुए हैं तो बताओ जरा 2026 का जीडीपी का आधार वर्ष अभी क्या है? जल्दी 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 करंट एकदम माने जल्दी से बताओ मुझे, जो मैंने सवाल पूछा। क्या बात है,
यूपीएससी सारथी, क्या नाम है भाई, 2.0 2011, गलत 2011-12, क्या बात है, कृष्णा ने, त्रिविया ने, विक्की ने, अरे भाई लाइन से सभी लोगों ने सब सब सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2011-12 है जो अब 2026 में ये 22-23 होने जा रहा है। और अगर आधार वर्ष परिवर्तित हो रहा है तो या तो आधार वर्ष या जीडीपी की गणना पद्धति से लेकर एक सवाल आप पक्का है तैयार कर लीजिए। जीडीपी, जीवीए दोनों की गणना पद्धति और आधार वर्ष, इसको आप तैयार कर लीजिए, पक्का एक सवाल आपको 2026 में मिल रहा है। ठीक है, फिर आता है बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। सामान्य तौर पर यहां से हर साल या हर 2-3 साल में सवाल पूछता है यूपीएससी। 2026 वाले कान खड़े कर लो, क्योंकि यहां से इस बार एक सवाल आ रहा है। और अगर सवाल ट्रेडिशनल इकोनॉमी से उठाया यूपीएससी तो मैं बता दे रहा हूं इस साल आईसीओआर और सीओआर को मिलाकर के सवाल पूछ रहा है या पूछेगा, क्योंकि अब बार बार इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है आधारभूत संरचना से जोड़ करके। क्योंकि आधारभूत संरचना जितना मजबूत होगा आईसीओआर उतना कम होगा। और इन आईसीओआर मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट। नए वाले बच्चे बिल्कुल डरना मत, हर चीज तुम जान जाओगे। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ये जितना कम होता है अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होता है। ठीक है ना, तो ये आईसीओआर यहां से तैयार कर लेना इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सब हम पीटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है ही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। इस बार नहीं पूछा है 25 में, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन लगभग हर साल सवाल रहता है यहाँ पर। ठीक है, ब्याज दर को बढ़ाकर, कम करके या बजट को मिला करके सवाल पूछता है, क्योंकि दो ही आर्थिक नीति है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि इस साल इम्पैक्ट पड़ रहा है और अभी पढ़ने वाला है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर, तो कहीं ना कहीं इस बार फिस्कल पॉलिसी में, कौन सी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, 2026 वाले कान खड़े हो जाने चाहिए। उसमें से जो दो है उसका प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल, प्रो और काउंटर दोनों को तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि अभी तक काउंटर चल रहा था कोविड में, अब प्रो वाली स्थिति आ गई है। ठीक है, प्रो मतलब सरकार अगर चाहे तो समृद्धि दर बढ़ रहा है, इस वक्त सरकार खर्च को बढ़ाना चाहिए सरकार को, ताकि समृद्धि दर को और पुश करे और हम जो आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम दूसरी या तीसरी बन जाएं। एक कुछ अर्थशास्त्री इस पर टिके हुए हैं कि सरकार को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए यहाँ, जबकि कुछ अर्थशास्त्री बोल रहे नो 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 प्रो, बल्कि हमको काउंटर में ही रहना चाहिए, हमको यहां अपना कर का दर बढ़ाना चाहिए, बचत सरकार को ज्यादा करना चाहिए कि आने वाले समय में अगर टैरिफ या अन्य वजह से अगर अर्थव्यवस्था में सुस्ती का समय आएगा तो हम उसका मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो प्रो काउंटर का जो विवाद अब खड़ा हो चुका है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको प्रो काउंटर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा, मनी। मनी में तो आप देख ही रहे हैं कि अगर 25 की बात छोड़ दे तो 24 तक यूपीएससी लगातार डिजिटल करेंसी पर सवाल पूछ रहा है। इस बार आप एक काम कीजिए, मनी सप्लाई को अच्छे से कर लीजिए। मनी सप्लाई याद करो, M0, M1, M2, M3 और मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, खासकर M0 को बहुत बेहतरीन तरीके से 2026 वाले एकदम तैयार हो जाओ। आपको मनी सप्लाई इस बार अच्छे से करना है। और टाइप्स ऑफ मनी में हॉट मनी को आप तैयार कर लो, क्योंकि हॉट मनी इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो FPI को कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को। अब आता है मुद्रास्फीति, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा ही करेंगे, तो इसका तो सारा पत्ता और सारे तारे मैं खोल ही दूंगा। ठीक है, अब आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई पर सवाल 2025 में पूछा है पीटी में। क्यों पूछा पता है आपको? आप ध्यान दो तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1935 और 2025 में 90 वर्ष आरबीआई ने पूरे कर लिए थे। और मैं पक्का बता रहा था कि इस बार सवाल आना है, एकदम तय है, और पूछा भी, एकदम रेंज में सवाल पूछा है और पूछा जाना था। तो क्या सर 2026 में नहीं पूछेगा? पूछेगा, लेकिन आरबीआई का कार्य नहीं पूछेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार बच्चे एकदम रटे होंगे, आरबीआई का ये कार्य, आरबीआई का वो कार्य नहीं। इस बार तुम तैयार कर लो। आरबीआई को अगर तैयार करना है तो आरबीआई का तुम्हारा जो विनिमय दर को स्थिर करने में आरबीआई का जो रोल है,
आरबीआई का रोल है, आरबीआई कैसे फॉरेक्स स्वैप कर रहा है। फॉरेक्स स्वैप अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और फॉरेक्स स्वैप में आरबीआई लगातार डॉलर का क्रय विक्रय करके विनिमय दर को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आरबीआई कैसे कर रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खासकर ओएमओ आप तैयार कर लो। ओएमओ से एक सवाल पक्का इस बार देखना आपको मिलेगा। तो ये हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आपको तैयार करना है। फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग पर बहुत सारे टॉपिक है, 2026 वाले कान खड़े कर लो। बैंकिंग से इस साल देखो, अभी तक 2025 में क्या पूछा, हर टीचर आकर डिस्कस कर रहा है अपने अपने जगह जगह चैनल में जाकर, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 2026 में क्या पूछेगा, 27 में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना ज्यादा। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम सब, लेकिन फोकस कहां रहेगा, ध्यान देना। बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में इस बार जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो है AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 ही है, सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक और NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये 5 जो हैं, खासकर NABFID और ये 5 जो हैं AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ सहकारी बैंक को इस बार फिर से एक बार देखने की आवश्यकता। हालांकि 2020-21 में पूछा है सहकारी बैंक, लेकिन फिर इस बार कोऑपरेटिव बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर उसका वर्गीकरण ध्यान में रखना है। अब आता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर के तो मेरा और यूपीएससी में लग रहा है एक विवाद बन गया है। मैं बार बार कह रहा हूं यूपीएससी को कि बहुत हुआ 2018-19 के बाद तुमने एनपीए पर कोई सवाल नहीं पूछा है, पीटी और मेंस पर तुम्हारा सवाल आना चाहिए। और यूपीएससी पता नहीं कैसे मेरी सुन लेता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम इतना चिल्ला रहे हो, आना चाहिए तो हम नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो समय आ गया, 2026 वाले कान खड़े कर लो। एनपीए पर सवाल आ रहा है पीटी और मेंस में, या तो पीटी में या तो मेंस में। क्या पढ़ना है, ध्यान रखना, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और ट्विन बैलेंस शीट सॉल्यूशन दोनों ही आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि भारत ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है। यह हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान है, पहली बात। दूसरा, सरफेसी कानून, बैड बैंक और आईबीसी कोड, ये 3 चीज, खासकर आईबीसी कोड को तो मेंस के लिए आप तैयार, अगर यूपीएससी घुमाया मेंस में तो वो आईबीसी कोड पूछ करके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूछ करके आपको परेशान कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं केवल ध्यान से, बाहर यूपीएससी तक ना जाए, नहीं तो नहीं पूछेगा। ध्यान से सुनो, पहला एक तो तैयार कर लेना है, क्या तैयार कर लेना है, सरफेसी कानून। दूसरा तैयार कर लेना बैड बैंक, और तीसरा तैयार कर लेना है आईबीसी कोड। ये एनपीए में एकदम तैयार कर लो। बेसल मानक अगर दिमाग में आ रहा है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बेसल मानक में नहीं पढ़ाऊंगा, बेसल मानक अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे बेसल मानक में ज्यादातर मुझे लग रहा है अगर पूछेगा तो एलसीआर, लिक्विड कवरेज रेशियो पूछेगा, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है सरकारी बजट। सरकारी बजट की बात करते हैं। ठीक है, सरकारी बजट की बात करें, ध्यान दो। इस साल अगर आप पीटी के सवाल देखो तो सरकारी बजट से 2 या 3 सवाल पूछ लिया है यूपीएससी ने। 2 सवाल, एक तो कैलकुलेशन का सवाल पूछ लिया, एक आपका पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसीट से सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो क्या सर 2026 में गवर्नमेंट बजट से सवाल नहीं पूछेगा? 2026 में मेरा मानना है गवर्नमेंट बजट से मेंस में आ रहा है सवाल, पक्का मेंस में आ रहा है। और क्या आ रहा है ये भी बता दे रहा हूं मैं, मेंस में आप एफआरबीएम कानून को तैयार कर लो, क्योंकि एफआरबीएम कानून पर अब बहुत बड़ा विवाद भी उठ रहा है। और एफआरबीएम को फॉलो करने के लिए, फिस्कल प्रूडेंस को फॉलो करने के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। और इसके लिए सरकार पर आक्षेप भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रेट को कम कर रहा है, क्योंकि आप खर्च को कम कर रहे हैं, घाटे को कम दिखाने के लिए, अपना फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए। और ये ठीक नहीं है, खासकर जब अर्थव्यवस्था इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम चौथी अर्थव्यवस्था से और आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमें इस समय भी एफआरबीएम कानून को पालन करना चाहिए, या एफआरबीएम में सुधार करके हमें एफआरबीएम को यहीं स्थगित कर देना चाहिए और सरकार को अपने खर्च बढ़ा देना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस बढ़ा देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा विवाद अब बन गया है। और एक और यहाँ से एक सवाल बनता है, और वो है
क्रैक्स इन फिस्कल फेडरलिज्म। क्रैक्स इन फिस्कल फेडरलिज्म, मुझे लग रहा है, मैं पिछले 2 साल से उम्मीद कर रहा हूं और मैं राह देख रहा हूं, जैसे चातक राह देखता है, ठीक है, वैसे ही मैं राह देख रहा हूं कि ये सवाल मुझे यूपीएससी के मेंस में दिख जाए। वो है क्रैक्स इन फिस्कल फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संघवाद को लेकर क्या क्या विवाद है। जीएसटी क्षतिपूर्ति, देखो कहीं ना कहीं न्यूज में दिखाई दे रहा है, देखना जरा ध्यान से। जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी कंपनसेशन सेस कहीं ना कहीं न्यूज में दिखाई दे रहा है। तुम ध्यान से देखना कि ऑफ बजट बोरोविंग के कारण केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई केंद्र सरकार के विरुद्ध। ये कई बार न्यूज में आ चुका, अभी भी न्यूज में है। सेस और सरचार्ज को लेकर के विवाद बना हुआ है कि राज्य सरकार चाहती है कि सरकार इसको सेंट्रल पूल में शामिल करे ताकि 15वें या 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका पैसा हमें भी मिले। केंद्र इसको शामिल करने के लिए तैयार नहीं है और इनको लेकर एक बड़ा विवाद बना हुआ है। जब 16वां वित्त आयोग को तय करना है, याद है ना अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, कि इसको शामिल करना है कि नहीं करना है। तो याद रखना क्रैक्स इन फिस्कल, ये सब को मिलाकर अगर बात करें तो क्रैक्स इन फिस्कल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद को लेकर क्या क्या विवाद है केंद्र और राज्य के बीच में, ये एकदम ये पूरा सारे करंट अफेयर को जोड़ करके यूपीएससी एक सवाल बना सकता है मेंस में। डन, पीटी में उम्मीद कम है मुझे, ठीक है। कर और जीएसटी, टैक्स एंड जीएसटी, भाई साहब ये तो एकदम तैयार कर लीजिए, जीएसटी इस बार पक्का एक सवाल जीएसटी का आ रहा है पीटीएम में। इसमें खासकर ये पूछ सकता है कि जीएसटी के 5 वर्ष से भी अधिक समय पूरे हो चुके हैं, क्या जीएसटी वास्तव में एक गुड एंड सिंपल टैक्स बन पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनको गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी अगर हाल में सुनोगे तो सुने होगे तुम लोग कि सरकार जीएसटी की दरों को, जो 5 दरें हैं उसको कम करके 3 दरें या 2 दरों में करना चाहती है। तो ध्यान रखना इस बार जीएसटी बहुत मुद्दे पर है, बहुत मुद्दा है और जीएसटी दिखेगा तुम्हें पूरे साल, इसीलिए जीएसटी को एकदम अच्छे से तैयार कर लो। इस बार जीएसटी पीटी या मेंस में 2026 वाले तैयार हो जाओ, पक्का दिखने वाला है एक सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो भाई साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आउट कर दो चलो आओ आउट कर देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल और केवल इस बार विदेशी निवेश अच्छे से तैयार करके चले जाओ, अच्छे से तैयार करके चले जाओ। एक सवाल यहां पक्का आ या पीटीएम में, इसमें खासकर ध्यान दो, बहुत सारा और अभी न्यूज़ दिखाई देगा एफडीआई को लेकर, एफपीआई को लेकर के इतना सारा हो गया, सरकार इतना सरलीकरण करी है। सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एफडीआई को मंजूरी दे दिया है, सरकार ने बीमा में एफडीआई को बढ़ाकर 100% कर दिया है। कैसे बीमा में एफडीआई को मेंस में नहीं पूछेगा कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को एफडीआई से जोड़कर नहीं पूछेगा यूपीएससी। कैसे अभी हाल में जो हमने किया था कि जितने भी थल सीमा के साथ जो हम साझा करते हैं देश, उसके साथ हमारा एफडीआई केवल सरकारी मार्ग से ही आएगा, अनुमति मार्ग से आएगा, स्वचालित मार्ग से नहीं आएगा। अभी हाल में ही सरकार ने इसमें भी चेंजेस लाए हैं बहुत। तो एफडीआई और एफपीआई को बहुत, खासकर एफडीआई, इस साल एफडीआई, और याद रखना एफडीआई का सवाल 2016 में पूछा था लास्ट, अब 2026 है, 10 साल पूरे हो गए हैं, एफडीआई पर सवाल इस बार पक्का आ रहा है। कुछ पढ़ने की, पढ़ो तो सब कुछ, लेकिन प्लीज इसको मत छोड़ना, ठीक है। 26 वाले कान खड़े ना। हाँ, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में आप तैयार हो जाइए। इस बार विनिमय दर का आपको एक सवाल मुद्रास्फीति से जोड़कर और आरबीआई से जोड़कर मिलने वाला है, जहां पर आरबीआई कहीं ना कहीं फॉरेक्स स्वैप, आपका फॉरेक्स स्वैप जो है ये विनिमय दर से जोड़कर पूछा जाएगा। फॉरेक्स स्वैप इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत है, क्योंकि आरबीआई फॉरेक्स स्वैप पर बहुत जोर दे रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। क्लास में तो मैं कराऊंगा ही फॉरेक्स स्वैप होता क्या है, ठीक है। नहीं तो आरबीआई क्या माने, यूपीएससी क्या करेगा, सिंपल यूपीएससी एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, डॉलर रुपया बाय सेल, बस ये स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा बताओ इसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगा कि तरलता कम होगा, माने लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगा कि लिक्विडिटी स्थिर रहेगा। और आरबीआई अपने साइट में अपने माने जो उसका फॉर्मल साइट है उसमें इसने कई बार इसको ऐसे लिखा है, तो ये समझना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड द फॉरेक्स स्वैप, है ना, मैं बताऊंगा इसको, चिंता मत करना। नेक्स्ट, अब आता है उसके बाद पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। देखो बच्चों, इतना मैं बता दे रहा हूं कि पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी का वेटेज पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में लगातार बढ़ रहा है
और इस साल भी कैपिटल मार्केट आपको ज़्यादा दिखेगा ही दिखेगा सवालों में, इसीलिए कैपिटल मार्केट एकदम तैयार रहिए। और कैपिटल मार्केट में आपको 3-4 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, 26 वाले कान खड़े कर लो। पहला, सोशल स्टॉक एक्सचेंज तैयार कर लो, म्यूचुअल फंड तैयार कर लो, और डेरिवेटिव, ये तीनों टॉपिक ETF के साथ जोड़कर आप तैयार कर लो, काफ़ी है आपके लिए, बहुत है। और शॉर्ट सेलिंग तैयार कर लो, और निपटान साइकिल जो है T3, T1, T+2 और T+1, इसको भी थोड़ा देख लेना। तो ये हुआ पूंजी बाजार। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में तैयार हो जाओ, IMF और वर्ल्ड बैंक। इस बार पक्का यहां से एक सवाल, खासकर IMF का कोटा, IMF में जो कोटा बढ़ाया जा रहा है, यहां से एक सवाल पक्का पूछने वाला है, ठीक है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक इस बार तैयार कर लेना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, वहां से अगर कोई सवाल आता है, मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर जो मैं पढ़ाऊंगा आएगा तो उसी रेंज में सवाल आएगा। तो ये तो हुआ PT का, ठीक है। अब अगर मेंस का बात करें तो मेंस का भी मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा, बस मैं टॉपिक बता दूंगा कि इस बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। जैसे खाद्य सुरक्षा इस बार इंपॉर्टेंट है, और जन वितरण प्रणाली, ये दोनों जोड़ करके सवाल इस बार पक्का। न्यूनतम समर्थन मूल्य पक्का इस बार है, क्योंकि वैधानिकता पर सवाल उठ रहा है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक बनाने पर हो सकता है इस बार सवाल पूछे, क्योंकि किसानों का इसको लेकर विरोध खूब ज्यादा जारी है, अभी प्रदर्शन बहुत ज्यादा जारी है। कृषि सब्सिडी और विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, फिर कृषि विपणन, भूमि सुधार, भारत में बेरोजगारी और रोजगार संबंधित मुद्दे, फिर गरीबी नियोजन, समावेशी विकास, आधारभूत संरचना और निवेश मॉडल, फिर मैं पढ़ाऊंगा उद्योग, औद्योगिक नीति, LPG सुधार, फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, देन उसके बाद कृषि। अब कृषि में क्या क्या पढ़ाऊंगा, फसल प्रारूप, कृषि में सिंचाई, भंडारण और बफर स्टॉक, पशुपालन का अर्थशास्त्र। यहां से एकदम पक्का है कि श्वेत क्रांति 2.0 इस बार आ रहा है, पशुपालन का अर्थशास्त्र से जोड़कर पक्का आएगा। कृषि में ई तकनीक और मशीनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको एकदम तैयार करना है। फिर ऊर्जा, इस बार ऊर्जा से सवाल पक्का बनेगा, जहां से विद्युत, कच्चा तेल का अर्थशास्त्र, इसको पढ़ाऊंगा। सड़क, रेलवे, विमानपत्तन, बंदरगाह। इसके साथ हमारा मेंस का भी टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा। तो इसमें भले मुझे 1 घंटा लगा इस सारे चीज पर डिस्कस करने में, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर आप इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं और आज से आपका शुरू हो रहा है, और 2026 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उनके लिए काम का बात यहां कहा गया है। बाकी 2027 वाले 28 वाले आप लोग चिंता मत करो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। जब क्लास करोगे तो अपने आप सारी बातें फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया पूरा मेरा। अब क्योंकि मुझे टॉपिक शुरू करना है इन्फ्लेशन, मेरी बातें तो कंप्लीट हो गई कि जो मुझे शुरुआत में आपको समझाना था इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूं, जब मैंने शुरुआत किया, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं किन किन मुद्दों पर बात करने वाला हूं, शुरुआत में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये मैंने इनका मेरे ख्याल से सारा जवाब मैंने दे दिया है। यूपीएससी मीनिंग क्या है, रोल क्या है, सोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, और मेरी क्लासेस कितनी रहेंगी, ठीक है। अब जल्दी से अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं टॉपिक को शुरू करता हूं, इन्फ्लेशन। जल्दी से 2 मिनट लेते हैं, जो सवाल आपके मन में है तो मैं सवाल लेता हूं, और अगर नहीं है तो मैं फिर टॉपिक, मुझे आज्ञा दो कि मैं टॉपिक शुरू करूं। हाँ, आज से ही टॉपिक शुरू करेंगे, एकदम पक्का पक्का पक्का। एक बार भी नहीं बताया 2027 वाले को। हाँ, 2026 में जो नहीं पूछेगा 2027 वालों के लिए होगा, और 2027 वालों के लिए तो अभी टाइम है ही है, ठीक है ना। जब आप 2026 में ये देखोगे कि ये जो सर ने बताया था और ऐसा ही एग्जाम में आया है, अपने आप आपका अपने नोट्स पर, अपने क्लास पर, अपने टीचर पर भरोसा और बढ़ जाएगा। अब 2029 वाले प्लीज थोड़ा सा तो आप धैर्य रखो, ठीक है ना। क्या बात है, क्या बात है। हाउ मेनी क्वेश्चन आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स इन इकोनॉमी सब्जेक्ट? देयर आर almost 15 to 17 questions every year they are asking, including जो कार्यक्रम और योजना है उनसे को भी लेकर के। और गिग, हाँ, गिग इकोनॉमी पढ़ना ही है, वो तो हम बेरोजगारी टॉपिक में पढ़ाएंगे ही, उसको अच्छे से कराएंगे। और बताओ। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो रहा हम लोगों का
अब अपने कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं, पहले टॉपिक पर आ रहे हैं, और आज का हमारा पहला टॉपिक है, अच्छा नोट्स के लिए। हाँ बच्चे ये लिख रहे हैं सर नोट्स कहाँ से मिलेगा। देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो क्लास में मैं लिखवाऊंगा ही, बाकी आपको पीपीटी भी मिलेगा, लेकिन मैं पीपीटी से पढ़ाने वाले टीचरों में नहीं हूं कि जो पीपीटी देख करके या पीपीटी से पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं पीपीटी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो मेरे एक दो क्लास में पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, और आराम से, मैं बोल रहा हूं ना, एकदम बड़े आराम से आप पढ़ेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिए ऑनलाइन में, ठीक है। हालांकि मैंने 5-6 साल ऑफलाइन में पढ़ाया है केवल, लेकिन ऑनलाइन में मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको क्या स्टफ चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह से पढ़ना है आप लोगों को, मैं एकदम बिल्कुल समझता हूं। एकदम निश्चिंत हो रहिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं फिर हम लोग अपना पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, ठीक है। पहले तो इन्फ्लेशन में ये ध्यान में रखना है हमें कि हमें टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है मुद्रास्फीति में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह जुड़ेगा, जीडीपी में जुड़ेगा, ये फिस्कल पॉलिसी में जुड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में जुड़ेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने पहला इसी टॉपिक को लिया है, ठीक है ना। और ये टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम मुद्रास्फीति की अवधारणा समझेंगे, फिर अब कमेंट बंद, कमेंट बंद, विद्या कसम है आप लोगों को, अगर कमेंट अब किए तो चलो, विद्या कसम दिया ना मैंने, बंद करो कमेंट, और ध्यान से अब सुनो, बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ो पहले ध्यान से, फिर बाद में कमेंट, फिर जब मैं बोलूंगा मैं खुद ही कमेंट मांगूंगा आप लोगों से, तब आप लोग जब मैं पूछूंगा तो जवाब देना मुझे। बंद करो बिल्कुल, हाँ हाँ। मुद्रास्फीति की अवधारणा पर बात करेंगे, उसके कारण पर बात करेंगे, गणना पर बात करेंगे, सूचकांक पर बात करेंगे, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर बात करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है, ठीक है, इस पर बात करेंगे, विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, और मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड, आईआईबी यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या है, हम इस अवधारणा को समझेंगे, और यहां से, केवल यहीं से यूपीएससी ने 2013 में सवाल पूछा है, केवल यहीं से सोचो, ठीक है। और इसी कंसेप्ट से मैं बता रहा हूं कि 2026 का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या सवाल इंपॉर्टेंट है 2026 से 27 में वो भी मैं बताऊंगा। अभी बेसिक से ही सवाल अभी यूपीएससी पूछ रहा है, लेकिन कहां से कैसे पूछ रहा है ये पता नहीं आपको। फिर कारण की बात करें तो यूपीएससी ने 2021 में पूछा है कारण पर सवाल पीटी में, 2024 के मेंस में सवाल पूछा है कारण पर, मेंस में पूछा 150 शब्द में यूपीएससी ने, जबकि इन्फ्लेशन पीटी का टॉपिक है, लेकिन मेंस में पूछा उठा करके। तो कारण कितना इंपॉर्टेंट है इस पर बात करेंगे। गणना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, और अब सरकार पीपीआई लागू करना चाहती है डब्ल्यूपीआई के स्थान पर, और कैसे आधार वर्ष को परिवर्तित करने वाली है, इसीलिए गणना हमें समझना है, सूचकांक को समझना है। लक्ष्यीकरण, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 2 दिन पहले का न्यूज है, 2 दिन पहले का न्यूज है कि अब आरबीआई ने 700 पेज का एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, और जहां पब्लिक से 4 सवाल मांगे हैं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए। क्यों? क्योंकि 2021 से 2026 तक का 5 वर्ष पूरा हो रहा है, अब 2026 के शुरुआत में ही मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, फिर से मुद्रास्फीति के लक्ष्य तय करने हैं, जो सरकार करती है आरबीआई गवर्नर के परामर्श से। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अब फिर से हो गया मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। फिर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कैसे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हम यहां पढ़ेंगे। यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स वक्र क्या होता है, डीफ्लेशन क्या होता है, ये सारी बातों को यहां समझने का प्रयास करेंगे। फिर विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, हर वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक वर्ग पर, उपभोक्ता वर्ग पर, सरकार पर, निर्यात पर, आयात पर, इन सब पर, बॉन्ड धारक। 2013 पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, यहां से डायरेक्ट 2013 का पीटी का सवाल है। फिर मुद्रास्फीति के प्रकार, मैं सवाल भी दिखाऊंगा आपको, मुद्रास्फीति के प्रकार, जहां डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे हुआ कि डीफ्लेशन क्या है, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। कोर इन्फ्लेशन देखिए फिर से इस बार चर्चा में आ गया है। फिर डीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है, फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। और ये यूपीएससी का देखा जाए तो सबसे आकर्षित उसका टॉपिक है, जहां से वो सवाल पूछता रहता है मुद्रास्फीति के प्रकार से। फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये दोनों के बारे में, और कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार क्या कर रही है, क्या आरबीआई कर रहा है, मौद्रिक नीति समिति का क्या रोल है, इसके बारे में। और लास्ट में आईआईबी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी।
इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर सवाल 2022 में आ चुका है और ये 2013 में लाया गया था, इसीलिए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि ये पूछा गया 2022 में तो ये कंसेप्ट थोड़ा क्या है इसको हम लोग जानकर रखेंगे। तो ये टॉपिक है पूरा, तो हम शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं, प्लीज अपने कॉपी में इस परिभाषा को लिखोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो, पहले परिभाषा लिखो, देन मैं समझाता हूं। पहले लिखो, पहले परिभाषा लिखो। जब निश्चित, फटाफट लिखो, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहते हैं। लिखो पहले इसको, कॉपी में लिखो, फटाफट लिखो। जब निश्चित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो या कम हो जाए, कम हो कॉमा, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है या मुद्रास्फीति कहते हैं। लिख लिया? अब जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। अगर मैं इस परिभाषा को देखता हूं तो इस परिभाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है, दो तीन बातें ध्यान देना, ध्यान देना। निश्चित वस्तु एवं सेवाओं, क्रमिक वृद्धि, मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, यानी जब, मैं फिर से परिभाषा बोल रहा हूं, जब निश्चित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? मैं समझा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक कविता से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, बस उस कविता को दिमाग में बैठाओ, देखो मुद्रास्फीति समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, लिखना मत कुछ भी, ध्यान से सुनना। ध्यान से, कविता लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनने की आवश्यकता है। क्या है? पहले जितने में मिल जाता था पलंग, पहले जितने में मिल जाता था पलंग, अब उतने में सोने को चटाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाता था घी, पहले जितने में मिल जाता था घी, अब उतने में चाटने मलाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। और पहले जितने में हो जाती थी शादी या सगाई, पहले जितने में हो जाती थी शादी या सगाई, अब उतने में देखने लुगाई नहीं मिलती। समझ लो, समझ लो कि कैसे वस्तु और सेवा या वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे धीरे मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। चलो मैं तुम लोगों के साथ एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि याद रखना यहां पर लिखा हुआ है निश्चित वस्तु एवं सेवा। सभी वस्तु और सेवा की बात नहीं करते हैं, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित, क्योंकि इसके जो परिभाषा उसको तोड़ना भी आपको आना चाहिए। यहां
सभी वस्तु और सेवा की बात नहीं करते हैं, निश्चित वस्तु और सेवा, जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। WPI में 697 वस्तु, 697 वस्तु है। CPI में ग्रामीण क्षेत्र में 448, शहरी क्षेत्र में 460, और शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला दे तो 299 वस्तु और सेवा है। तो यहां निश्चित वस्तु एवं सेवा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, सबकी बात नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाया हूं, ये देखो, ये है टोकरी, दिख रहा है टोकरी, हाँ ठीक है। अब जरा इस टोकरी में देखो मैं क्या क्या चीज डाल रहा हूं। पहले देखो, मान लो ये दिख रहा है, देखो लालच मत जाना कि सर अब दे दो खाने के लिए, ना ना ना, ये केवल टोकरी में रखने के लिए है, ठीक है। तो ये टोकरी में मैं पहले ये चॉकलेट रख रहा हूं। मान लेते हैं इस चॉकलेट का कीमत 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये एक चॉकलेट रखा। अच्छा फिर क्या आएगा भाई, हाय 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 सर भूख लग रहा है बहुत जोर, छोड़िए क्लास जाए खाने के लिए। ये देखो चिप्स, ठीक है ना, चिप्स। अब मान लो इस चिप्स का कीमत भी 10 रुपये है, रखा टोकरी में, डन। चलो अब देखो तीसरा, अरे मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, पानी के साथ खाओ मजे अलग है, और जब भूख लगे तो पार्ले जी, है ना। अब ये रखा पार्ले जी, मान लेते हैं अभी तो 5 का है, लेकिन मान लेते हैं इसका भी कीमत, ताकि कैलकुलेशन आसानी लगे आपको, 10 रुपये, ठीक है। 3 चीज। चलो चौथा, हाय सर क्या क्या उठा लाए हो, पूरा खाना, हाँ तो क्लास खत्म होगा यही सब शुरू करूंगा खाना पीना, हाँ तुम लोग अपना खाओ हम अपना खाएंगे, ठीक है। थम्स अप का बोतल, ठीक है, मान लेते हैं इसका भी कीमत 10 रुपये। तो कितनी चीजें हो गई, 4, ठीक है। एक और चीज रख देते हैं, और ये है मान लो पानी का बोतल, ठीक है, पानी का बोतल है, ये माने क्या, ये रखे पानी का बोतल, डन। तो कितनी चीजें हो गई, ये भी 10 रुपए का। तो ये हुआ पूरा एक टोकरी में 5 चीजें मैंने डाली, और पांचों का कीमत अगर 10-10 रुपए लगाऊं तो ये कितना का हो गया, पूरा टोकरी का कीमत बताओ। अगर मैं टोकरी खरीदने जा रहा हूं तो मुझे कितना का मिलेगा बताओ, शाबाश 50 रुपए का, 5 रुपए का नहीं 50 रुपए का, हाँ 50 रुपए का, डन। अब जरा देखो क्या निकाल रहे हो मेरे जादू से, ये देखो, डन। ये कितने का नोट, 100 रुपए का नोट, ठीक है, दूंगा नहीं, ठीक है, 100 रुपए का नोट। अब जरा सोच कर बताओ, अगर ये 100 रुपए का नोट मेरे पास है, सोच कर बताओ, तो बताओ कितना मैं टोकरी सामान नहीं, कितना टोकरी मैं खरीद पाऊंगा। जल्दी से उत्तर मुझे एकदम कमेंट में चाहिए। 100 का नोट है, एक टोकरी 50 रुपए का है, बाबू 50 रुपया का, तो बताओ 100 रुपए में कितनी टोकरी मिलेगी मुझे। क्या बात है, क्या बात है रेशमी, बैजनाथ, अनाबी, क्या क्या बात है, क्या बात है, 2 टोकरी मिलेगा, क्या बात है। चलो अब आगे, अगर मान लेते हैं इन पांचों का मूल्य बढ़ जाए, अपने हिसाब से मान लेते हैं कि पांचों का मूल्य हम बढ़ा देते हैं, हर का कीमत हम लोग, हर वस्तु का कीमत 10-10 रुपया बढ़ा दे। बोतल का कीमत 10 रुपया बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक का बोतल 10 रुपया बढ़ गया, चिप्स का 10 रुपया बढ़ गया, बिस्किट का 10 रुपया बढ़ गया, चॉकलेट का 10 रुपया बढ़ गया। जल्दी बताओ अब ये टोकरी का कीमत कितना हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट में चाहिए, टोकरी का कीमत कितना हुआ, कितना हुआ भाई, जल्दी से। मोहित बिल्कुल सही, 100 रुपया, क्या बात है, क्या बात है। तो सवाल मेरा सिंपल सा है कि 100 रुपए के नोट में हम कितना टोकरी पा पाएंगे, कितना, 100 रुपए के नोट में बाबू कितना टोकरी मिलेगा, कितना टोकरी 100 रुपए के नोट में, 100 की एक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक। यही तो बस मुद्रास्फीति है, समझना, ध्यान से समझना। जब वस्तु का, निश्चित वस्तु एवं सेवाओं का जो टोकरी का मूल्य बढ़ा तो क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। माने जिस मुद्रा से 100 रुपए से आप 2 टोकरी खरीद पा रहे थे, जिस 100 रुपए से आप ये 2 टोकरी खरीद पा रहे थे जो वस्तुओं का समूह है, आप अब केवल 1 टोकरी खरीद पा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं टोकरी, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टोकरी। अब जरा देखो, अब मुझे बताओ टोकरी, अब मेरा टोकरी में 5 वस्तु है जिसका कीमत कितना है, बताओ कितना मैंने टोकरी का कीमत रखा, 50 रुपया,
डन। और जो मुद्रा है मेरे पास, कितना का नोट है मेरे पास? 100 रुपए का नोट है, ठीक है, 100 रुपए का नोट। अब जब 50 रुपए टोकरी का कीमत था, जिसमें कई वस्तु और सेवा है, तो 100 रुपए में मैं कितना टोकरी खरीद पा रहा था? 2 टोकरी खरीद पा रहा था, 2 टोकरी खरीद पा रहा था। लेकिन जैसे ही टोकरी का मूल्य बढ़ा, टोकरी में शामिल वस्तुओं का मूल्य बढ़ा, सेवाओं का मूल्य बढ़ा, और बढ़ करके मान लीजिए ये 50 रुपए से कितना हो गया? 100 रुपया हुआ। 50 रुपए से अगर ये 100 रुपया हुआ, तो ये 100 रुपए में अब मैं केवल और केवल एक टोकरी ही खरीद पा रहा हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि वस्तु और सेवा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस, इसका मूल्य, सेवा का मूल्य क्या हम देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बढ़ रहा है। और जब जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा है, तब तब ये जो क्या है मेरा मुद्रा, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। बताइए, अब जरा परिभाषा को देखो, ध्यान से अब परिभाषा देखो। जब निश्चित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाए या कम हो, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अब सवाल यहां उठेगा, जरूर उठेगा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे या कुछ बच्चों के मन में यह बात आ रहा होगा कि सर ठीक है, ठीक है सर, अब यह बताइए, यह भी तो हो सकता है कि ये जो वस्तु टोकरी का मूल्य है, ये घट करके सर ये 20 रुपए भी तो हो सकता है कम हो करके, ये कम होकर के 20 रुपए भी तो हो सकता है। जब वस्तुओं के दाम घट जाए, आधे आधे सबके दाम हो जाए, मान लीजिए 20 रुपया हो गया, मान लीजिए 5 है तो 25 रुपया हो गया। कितना हो गया? 25 रुपया हो गया। तो सर फिर क्या होगा? फिर ध्यान दो, फिर जहां 100 रुपए से आप केवल 2 टोकरी खरीद रहे थे, अब यही 100 रुपए से आप कितना टोकरी खरीद पा रहे हैं? 4 टोकरी खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब है जब वस्तु और सेवा का मूल्य कम होता है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ने लगता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ जाता है कि नहीं? कि आप 100 रुपए से आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टोकरी खरीद पा रहे हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे जब हम डिफ्लेशन पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? अब जरा बात को समझना, यहां पर बच्चा जरूर पूछेगा मुझसे कि सर ये बात तो मुझे समझ में आया, लेकिन एक बात बताइए, वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ क्यों रहा है सर? क्यों बढ़ रहा है बताइए? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं, मैं मानकर चलता हूं कि मान लो कि बाजार में हर कोई आज के बाद, मैंने क्योंकि भाई ऐड किया है पार्ले जी का, हो सकता है पार्ले जी मुझे इसके लिए पैसा उसा दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं देगा। पार्ले जी बिस्किट खाना शुरू कर दे, सुबह दोपहर शाम रात बच्चे केवल पार्ले जी बिस्किट ही खाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 बातें यहां क्लियर हो रही है। क्या? एक तो बच्चों के पास पैसा है ना, बाजार में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, तभी तो पैसा है तो इसकी डिमांड कर रहे हैं। सोचो 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 सोचो, पैसा है तभी तो डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति है, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई जो है लोगों के पॉकेट में ज्यादा है, तभी तो लोग रोटी छोड़ करके अब बिस्किट खाना शुरू कर दिए कि रहने दो भाई, बिस्किट जरूरी है, बिस्किट खाओ, सर ने ऐड किया है, ठीक है। अब सोचो, मुद्रा की आपूर्ति है, इसका मतलब है लोग इस पार्ले जी बिस्किट की मांग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब मांग बढ़ रहा है, सोच कर बताओ, क्या इसका उत्पादन, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ गया, तुरंत पैसा आते ही डिमांड बढ़ गया, लेकिन उत्पादन होने में तो भाई थोड़ा समय लगेगा ना, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट बनने में समय तो लगता ही है। इसका मतलब है कि अगर मांग बहुत ज्यादा हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वस्तु की आपूर्ति, सप्लाई आपूर्ति, ये क्या होगा? कम हो जाए। लोग हर कोई आज चला जाए कि नहीं भाई हम पार्ले जी बिस्किट ही खाएंगे, केवल पार्ले जी बिस्किट ही खाएंगे, डिमांड खूब हो जाए बाजार में, और उसका प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा कंपनी को, तो आपूर्ति कम हो जाए। अब सोचो, डिमांड ज्यादा है,
प्रोडक्शन होने में टाइम लग रहा है, आपूर्ति कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि सप्लाई का संबंध तो प्रोडक्शन से है, कम हो जाए, तो बताओ मूल्य क्या हो जाएगा? पार्ले जी बिस्किट का मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। फिर से सोचो, फिर से सोचो, छोड़ो पार्ले जी बिस्किट, टमाटर लेते हैं। हाय टमाटर, ठीक है ना, टमाटर बाजार में हम लोग खूब डिमांड करते हैं, अभी टमाटर के दाम भी बढ़े, पैसा आया, हर कोई लोग टमाटर खाएंगे, सॉस खाएंगे, टमाटर खाएंगे, टमाटर की चटनी खाएंगे, है ना। अब टमाटर की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई। मुद्रा, या इसको द्रव्य भी बोलते हैं, यूपीएससी इसको हिंदी में द्रव्य भी बोलता है, द्रव्य का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी, डिमांड बढ़ गया लोगों का, हर कोई टमाटर खाने को तैयार और लेने को तैयार, बाजार से खरीदने को तैयार। वही टमाटर का प्रोडक्शन होने में तो टाइम लगेगा ना, किसान को उत्पादन करने में तो टाइम लगेगा, किसान को पता नहीं इतना डिमांड आ जाएगा। अब प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन उतना जल्दी नहीं हो रहा, तो आपूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, आपूर्ति कम, सप्लाई कम, मूल्य टमाटर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। यही वस्तु और से, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन, जो मेन रीजन माना जाता है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच जो बाजार में हो जाता है। क्यों हो जाता है बात करेंगे, लेकिन ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच जो है, ये मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा कारण है। और यही कारण है कि यूपीएससी ने 2013 में इसको पूछ लिया। यूपीएससी ने 2013 में इसको पूछ लिया। कैसे? तैयार हो जाओ, अब आ जाओ कमेंट बॉक्स में जल्दी, जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, देखें क्या इस सवाल को कितने लोग उत्तर दे पाएंगे। ये रहा 2013 का यूपीएससी का सवाल, मैं पढ़ रहा हूं, इसका उत्तर देने की कोशिश करो। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, पहला मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, दूसरा उत्पादन के समग्र स्तर में कमी, तीसरा प्रभावी मांग, अभी प्रभावी मांग आप समझ लीजिए, प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, बताइए। ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। बताइए 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 बताइए। लेट्स योर टाइम स्टार्ट। देखें इसका उत्तर क्या कौन देता है। क्या बात है दिलवेश, अंजलि, सब सही सब सही। ये एफ क्यों लिख रहा है भाई? एफ कहां है? एफ कहां है भाई? ई और एफ कहां है? एफ कहां है? हाँ हाँ एकदम सही। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया। बस 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 बस, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बस 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 बस, अरे भाई बस, आंसर मैं बता रहा हूं बाबा। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। डी 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 एकदम सही, तीनों सही है। ठीक है, बताओ अब जल्दी से मुद्रास्फीति की परिभाषा मेरे साथ साथ पढ़ लो एक बार, फिर से एक बार। जब, शुरू करो, जब निश्चित वस्तु एवं सेवाओं, बोलना है, ठीक है, चुप नहीं बैठना, विद्या का समय, बोलो। जब, बिना देखे देख कर नहीं, जब निश्चित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है ना, डन। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो है, अब थोड़ा मैं डेप्थ में जा रहा हूं। देखो भाई, यूपीएससी के सवाल पकड़ना है तो डेप्थ में उतरना पड़ेगा। ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर पढ़ाकर, अरे सर क्या पढ़ाएं, मजा आ गया, हाँ कोई फायदा नहीं है जब तक हम यूपीएससी के सवाल तक नहीं पहुंचे। अब हमें 2026 या 27 के यूपीएससी के सवाल तक पहुंचना है। आओ सवाल तक मैं पहुंचाता हूं। यहां पर एक टर्म है, मुद्रा के मूल्य में कमी। मुद्रा के मूल्य में कमी, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मुद्रा के मूल्य में कमी, ठीक है, इसका मतलब समझो। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस जो है, सेवा के मूल्य में हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि। ये ऊपर जा रहा है मतलब वृद्धि अगर हो रहा है, वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य, जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। तो सर ये बात तो आपने बता दी, आप क्यों बता रहे फिर दोबारा? कारण है, समझना, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, अगर ऐसा होगा, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में, मान लो मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वहां वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा है, वहां वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा है, और वहां मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, ठीक है। तो
तो इसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो सोचो। निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयात, निर्यात मतलब हम अपने देश से कोई वस्तु और सेवा बाहर के देश में भेजते हैं तो वो निर्यात, एक्सपोर्ट। और जब बाहर के देश से कोई वस्तु अपने देश में मंगाते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो उसको आयात कहते हैं। तो इसका निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो। मैं बता रहा हूं, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, मैं बता रहा हूं। कई लोग इसीलिए कंफ्यूज हो गए, मैं बता रहा हूं। निर्यात कम होगा और आयात बढ़ जाएगा। निर्यात कम होगा और आयात बढ़ जाएगा। कैसे? मैं समझा रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से। अभी यहां खत्म नहीं होगा, अभी टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से यूपीएससी के एग्जाम तक पहुंचेंगे। देखो, मान लो मैं दो देश ले रहा हूं, एक ए देश ले रहा हूं और एक बी देश ले रहा हूं। ध्यान देना, मैं दो देश ले रहा हूं, ठीक है ना? एक ए देश ले रहा हूं और एक बी देश ले रहा हूं। मान लेते हैं ए देश कौन है? हमारा भारत है। मान लेते हैं ए देश हमारा भारत है, ताकि हम समझ पाए। घरेलू देश हमारा भारत है, ठीक है। अब ए देश में हम क्या देख रहे हैं? यहां पर मुद्रास्फीति दर बहुत ज्यादा है। मुद्रास्फीति दर जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, मुद्रास्फीति ज्यादा है। बी देश में मुद्रास्फीति दर ए देश की अपेक्षा कम है। मुद्रास्फीति दर बहुत कम है, ठीक है। एक तरफ मुद्रास्फीति ज्यादा है, दूसरी तरफ मुद्रास्फीति दर कम है। अब जरा देखो, मान लो ए देश पार्ले जी बिस्किट को बी देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है, निर्यात करना चाहता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। ए देश पार्ले जी बिस्किट को बी देश को निर्यात करना चाहता है, ठीक है। अब पार्ले जी बिस्किट जो पहले 5 रुपए का था, चूंकि मुद्रास्फीति बढ़ गया, मान लो इसका कीमत तो कभी बढ़ता ही नहीं है, लेकिन अभी मान लो, प्लीज मान लो, इसका कीमत बढ़कर 10 रुपया हो गया। अब जरा सोचकर बताओ कि बी देश के लिए यह पार्ले जी बिस्किट सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? महंगा होगा। पहले उसको कहां केवल 5 रुपए में मिल रहा था, अब ये 10 रुपए में मिल रहा है। तो बी देश क्या करेगा? बी देश इसका डिमांड करना कम कर देगा। बी देश बोलेगा ना ना ना, हमको नहीं चाहिए, हम आयात नहीं करेंगे इसका। इसका मतलब है ए देश का जल्दी से बताओ, मुद्रास्फीति ज्यादा होने से क्या हो गया? जल्दी से बताओ क्या हो गया? निर्यात कम हो गया। निर्यात कम हो गया, ठीक है। अब जरा देखो उल्टा, बी देश में चूंकि मुद्रास्फीति दर कम है, वहां पर भी मान लेते हैं कि कुछ पार्ले जी बिस्किट जैसा कुछ बिस्किट, वैसा ही बिस्किट वहां मिल रहा होगा, कहीं वो बिस्कुट वहां भी मिल रहा होगा। लेकिन वहां पर चूंकि मुद्रास्फीति दर कम है, तो वहां पर इस बिस्किट का दाम बहुत कम है। तो ए देश क्या करेगा? ए देश देखेगा कि भैया हमारे यहां 10 रुपया है और वहां पर केवल 3 रुपए 2 रुपए में मिल रहा है। तो ए देश क्या करेगा? ए देश इसका क्या करने लग जाएगा? बी देश से आयात करने लग जाएगा, कि आयात करके हम इसको 5 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे, तब भी 3 रुपया लाभ कमाएंगे। 3 रुपया लाभ कमाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा किसी भी देश में, तब तब उसका निर्यात कम होगा और आयात बढ़ेगा, ठीक है। अन्य देशों की अपेक्षा बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, तब मैं इसके बाद सवाल दूंगा, देखे तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। जल्दी से। आयात बढ़ेगा, यस और नो? हाँ, शाबाश। तो अब एक काम करो, एक लाइन पहले लिखो। पहले इसको एक काम करो, इसको ये तो उतार लोगे बाद में, एक लाइन बस लिखो। ये एक काम करो, ऐसे उसको उतार लो। उतारो पहले, जल्दी से उतारो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, उतारो जल्दी से इसको, ठीक है। जल्दी से उतारो इसको, जल्दी से। कोई कमेंट नहीं करेगा? कमेंट नहीं, चलो उतारो, चलो फटाफट उतारो। चलो अब लिखो, एक लाइन लिख लो बस। घरेलू देश में लिखो, जब घरेलू देश में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है, लिखो, जब घरेलू देश में
मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है, अभी यूपीएससी के सवाल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं। घरेलू देश में जब मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है तब लिखो, घरेलू देश का निर्यात कम होता है, घरेलू देश का निर्यात कम होता है और आयात में वृद्धि होती है। घरेलू देश का निर्यात कम होता है और आयात में वृद्धि होती है। डन? पक्का? पक्का? अच्छा चलो फिर ऐसा है तो देखे जरा, लो भाई एक सवाल तुम लोगों को देता हूं मैं, बताओ तो जरा इस सवाल का उत्तर। देखे, यदि देश ए में देश बी की तुलना में मुद्रास्फीति की दर अधिक है और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है, तो यह मानते हुए कि दोनों देशों में मदों की प्रारंभिक कीमतें समान हैं, दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? याद रखना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ए देश और बी देश। ए देश में ज्यादा मुद्रास्फीति दर है बी देश की तुलना में। बताओ, ए देश बी की तुलना में ए देश के लिए अधिक वस्तुएं निर्यात करना अनुकूल है, ए के लिए। बी देश बी से देश ए को होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी, देश बी से यानी बी से ए का आयात, ठीक है ना, ध्यान देना लैंग्वेज। सी देश ए के लिए अधिशेष व्यापार संतुलन उत्पन्न होगा। डी कथन ए और सी दोनों सही है। देखिए कौन बताएगा इसका उत्तर। देखिए 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 देखिए, स्टार्ट योर टाइम। अब टाइप करो, अब टाइप करो, अब तो मैं चाहता हूं टाइप करो। बताओ इसका आंसर। क्या बात है, पूजा, मुस्कान, नेहा, आशीष, विमल, क्या बात है, विवेक, अरे महाराज मान गए तुम लोगों को। तुम लोग भाई, तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि तुम लोग मुझे पढ़ाने आए हो खुद। एकदम सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब यहां क्या हमारा सवाल पूरा हुआ है, माने वो कंसेप्ट पूरा हुआ? नहीं, कंसेप्ट यहां पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि यहां एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझना। हम यहां पर बात करते हैं, अब टाइप करना बंद। विद्या कसम कोई टाइप नहीं करेगा। चलो चलो पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, फिर जोड़ूंगा मैं इसको। एंड यही यूपीएससी करता है, इसीलिए बोल रहा हूं यूपीएससी में क्यों हम लोग हिंदी मीडियम का बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि हम लोग कंसेप्ट को जोड़ नहीं पाते हैं। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, समझना। और वो है मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास। अवमूल्यन और मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास। अवमूल्यन को डीवैल्यूएशन कहते हैं, डीवैल्यूएशन, और मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास, अभी दो अलग अलग कंसेप्ट है, फिर दोनों को मैं जोड़ूंगा तब समझ में आएगा। तब मैं फिर इसके बाद एक सवाल दूंगा, तब देखिए इतना जो लिख रहे हो ना, कौन फिर लिखेगा फिर बैठ करके, ठीक है ना। फिर मैं देखूं कौन लिखता आंसर। मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास क्या होता है? सिंपल भाषा में बात करें, जब किसी एक देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम होने लगे। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी देश के मुद्रा की तुलना में घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है तो उसको हम मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहते हैं। लिखो पहले इस लाइन को, लिखो जरा, लिखो लिखो पहले। तो ये लिखा ना, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का इंग्लिश लिखो, पहले हेडिंग डालो, लिखो लिखो, लिखना है, चलो चलो लिखो। अरे मेरे घोंचू प्रसाद, लड्डू गोपालो, लिखो, ठीक है, लिखो, चलो लिखो। जब किसी एक देश, चाहो तो लिख सकते हो डॉलर, क्योंकि अधिकांश व्यापार हमारा डॉलर में होता है। जब किसी एक देश के मुद्रा की तुलना में घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य, घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है, उसे मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहा जाता है। लिखो लिखो, उसे मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहा जाता है। लिखा? पहले लिखो, पहले लिखो, फिर समझाते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहा जाता है, ठीक है। अब यहां अवमूल्यन और मूल्यह्रास दो शब्द है, लिखो नीचे, फिर एक लाइन लिखो।
अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किया जाता है। हां, लिखिए, अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किया जाता है। लिखा, जबकि मूल्यह्रास स्वतः बाजार की शक्ति, और बाजार की शक्ति क्या है? मांग और आपूर्ति, जिसके बारे में बाद में हम लोग समझेंगे। मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। बाजार की शक्ति मांग और आपूर्ति द्वारा स्वतः होता है, अपने आप होता है। लिखा, अब जरा मिला लो मैं जो बोल रहा हूं। मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास, जब किसी देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है, उसे मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहा जाता है। अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास स्वतः बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। डन? ठीक है। अब जरा बात को समझना। मैं अपने पास से कुछ चीजें दिखा रहा हूं। ये देखो क्या निकल कर आया। ये है यूरो। इसको क्या कहते हैं? यूरो। ठीक है। मान लेते हैं, ध्यान से समझना, कि अभी बाजार में, इसको ऊपर कर देते हैं तो और समझ में आएगा। बाजार में एक यूरो, यूरोपियन यूनियन का है ना करेंसी यूरो, ये देखो लाया हूं भाई तुम लोगों के लिए, यूरो मंगाया हूं मैं, ठीक है ना। एक यूरो मान लो 100 रुपया का है। एक यूरो कितने का है बताओ? 100 रुपए का है। डन? मान लो विनिमय दर ये है। अब अगर मान लो कि बाजार में एक यूरो जो है, एक यूरो, ये अब एक मिनट, ये एक यूरो अब कितना का हो जाए? देखो ध्यान से, कितना का नोट है? 200 रुपया का नोट है ना। तो एक यूरो जो है ये 200 रुपए का हो जाए, मान लो 200 रुपए का हो जाए। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हमारा जो घरेलू करेंसी क्या है? रुपया है, और हम अन्य मुद्रा यानी यूरो से इसकी तुलना कर रहे हैं। एक यूरो खरीदने में, अगर मुझे बाजार में खरीदना है एक यूरो, तो मुझे पहले कितना देना पड़ रहा था? मुझे ये एक यूरो खरीदने के लिए मुझे पहले कितना देना पड़ रहा था? बाजार में 100 रुपया खर्च करना हो रहा था। ठीक है। अब अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, एक यूरो खरीदने के लिए मुझे 200 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। कितना? 200 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यूरो तो एक ही आ रहा है, लेकिन 100 की जगह 200 रुपया का आ रहा है, 200 का नोट से आ रहा है। इसका मतलब है कि यूरो का मूल्य बढ़ रहा है और रुपए का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक तरह से यहां भी यूरो के मुकाबले रुपए का मूल्य जो कम हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहते हैं। रुपए का अवमूल्यन, किसका? रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहते हैं। इसे ही कहते हैं जहां पर एक यूरो खरीदने में अब आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन बात को समझना, अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर करती है। और भारत में, इसको हम लोग विनिमय दर में अच्छे से पढ़ेंगे भी, भारत में अभी तक रुपए का केवल 3 बार अवमूल्यन हुआ है। भारत में रुपए का अवमूल्यन केवल 3 बार हुआ है। क्यों हुआ इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी केवल इतना जान लो। एक बार 1949 में हुआ है, दूसरा हमारा 1966 में हुआ है, और तीसरा 1991 में हुआ है। 3 बार रुपए का अवमूल्यन सरकार द्वारा किया गया है। कब? 1949 में, 1966 में और 1991 में। केवल 3 बार अभी तक हुआ है आजादी के बाद से। और अवमूल्यन ठीक नहीं है, मूल्यह्रास ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा ये व्यापार घाटा ही बढ़ाता है। इसको बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब मूल्यह्रास तो रोज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बाजार में डिमांड सप्लाई के कारण होता है।
तो ये अपने आप ही होता है, तो मूल्यह्रास। लेकिन अवमूल्यन हो या मूल्यह्रास, दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं, एक मुद्रा की तुलना में दूसरा मुद्रा का जो वैल्यू है या घरेलू मुद्रा का जो वैल्यू है या मूल्य है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी यूरो के मुकाबले या डॉलर के मुकाबले रुपए का कम होना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से देखा जाए इसको हम लोग रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है सर, यहां क्यों ये बता रहे हो, ये कंसेप्ट यहां क्यों आपको बताने का जरूरत पड़ गया, इसलिए ध्यान दो यहां पर, यहां भी रुपए का मूल्य कम हो रहा है। मान लो एक काम करो, इस यूरो को तुम एक काम कर लो, टमाटर मान लो, टमाटर एक टमाटर का कीमत कितना है, 100 रुपया। अब एक टमाटर का कीमत क्या हो गया, 200 रुपया। तुमको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इसीलिए रुपए का मूल्य कम हुआ, टमाटर का मूल्य बढ़ गया, टमाटर का मूल्य यानी बढ़ गया। अब टमाटर को यूरो से बदल दो, देखो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम। तो सर इससे क्या बताना चाहते हैं, सर आप कहना क्या चाहते हैं, कहना यह चाहता हूं कि जब जब रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास होता है तब तब देश का निर्यात बढ़ता है, निर्यात में वृद्धि होता है और आयात महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, इसलिए आयात कम हो जाता है। ध्यान दो, निर्यात बढ़ जाता है और आयात महंगा हो जाता है, जिससे आयात कम हो जाता है। सर ऐसा कैसे, एक बार समझा दीजिए ना कुछ एग्जांपल से, मैं समझाता हूं। मान लो ये चिप्स जो है ये 1 यूरो का मिल रहा है, 1 यूरो का है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन इसको क्या कर रहे हैं, मंगाना चाहते हैं। यूरोपीय लोग जो है, यूरोप वाले लोग इसको खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। ये तो खैर बाहर का हो गया, हम लोग अपने देसी बात करते हैं। चलो एक बात करते हैं, ये पार्ले जी बिस्किट, सबसे अपना देसी बात करेंगे भाई, मेक इन इंडिया, है ना। अब मान लो ये वहां पर यूरोप में ये 1 यूरो का बिकता है, 1 यूरो का हम निर्यात करते हैं। तो जैसे ही हमने 1 यूरो का निर्यात किया, हमारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या आया, 1 यूरो। मेरे लिए तो यूरो कोई काम का नहीं है, इसे तो मैं पुचका भी नहीं खा सकता हूं, है ना। मैं क्या करूंगा, बाजार में जाऊंगा और बाजार में जाकर इस यूरो से 100 रुपये ले लिया, 100 रुपये ले लिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद फिर मैंने इस पार्ले जी बिस्कुट को यूरो में निर्यात किया, कहां, यूरोप में, ठीक है। बदले में मुझे क्या मिला, फिर मुझे 1 यूरो मिल गया, 1 यूरो उन्होंने भेज दिया। अब मैं बाजार गया, क्योंकि मुझे तो रुपए से मतलब है, बाजार गया, भाई साहब मुझे कितना का मिल गया, 200 रुपया मिल गया। हाय, मैंने तो बोला खूब निर्यात करूंगा और निर्यात करो, यानी निर्यातक इससे प्रोत्साहित होकर क्यों ज्यादा निर्यात करने लगेगा। क्यों, इसका कारण, क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुएं अब सस्ती हो गई है, वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ गई है। कैसे, जरा देखो, जब ये भारत में मान लेते हैं 100 रुपए का बिक रहा है, मान लेते हैं 100 का, तो यूरोप में 1 यूरो का बिक रहा है, 1 यूरो का बिक रहा है। अब जब भारत में ये 200 रुपए का हुआ तो यूरोप में 2 यूरो का होना चाहिए। नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं। मान लो भारत में ये 100 रुपए का है, ठीक है, अब यूरोप में 1 यूरो का मिल रहा है, डन। भारत में ये 100 से बढ़कर 200 रुपया हुआ, ठीक है, तो यूरो में भी तो 2 यूरो होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको कितना का मिल रहा है, 1 ही यूरो का मिल रहा है। इसका मतलब है कि वैश्विक बाजार में भारत के मुकाबले ये वस्तुएं क्या हो रही है, सस्ती हो गई है, और सस्ती हो गई है तो बाहर के लोग ज्यादा आयात करेंगे, यानी हमारा जब आयात करेंगे तभी तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, तो निर्यात बढ़ जाएगा, आयात की बात करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं। चलो उल्टा, ये तो बाहर का है, पेप्सिको का। मान लो ये चिप्स मैं बाहर से आयात कर रहा हूं, इंडिया में बैठा हूं, आई एम इन इंडिया, ठीक है, मैंने बाहर से मंगाया, उसने कहा यूरोप से, अमेरिका का है लेकिन मान लेते यूरोप से मंगा रहा हूं, तो ये बोला 1 यूरो का है, पड़ेगा 1 यूरो का। मैं बोलूंगा मेरे पास यूरो तो नहीं है, बोले बाजार से जाओ खरीदो यूरो। मैं बोलो ठीक है, मैं बाजार गया कि भाई मुझे यूरो खरीदना है, कोई बात नहीं सर 100 रुपये दीजिए, 100 रुपये दिया तो मुझे 1 यूरो मिल गया। अब मैंने बोला अरे वाह, अब मैं ये चिप्स खाऊंगा, मैंने यूरो दिया और ये चिप्स खा लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। मैंने बोला और आयात करूंगा, मैंने फिर ऑर्डर किया, वो चिप्स भेजो जरा, चिप्स आयात किया। अब की बार वो मुझे बोला कि फिर यूरो भेजो, तब तो हम देंगे तुमको चिप्स। मैं बाजार गया कि भाई यूरो दो,
और मैं पॉकेट में लेकर गया 100 रुपया, बोले साहब नहीं मिलेगा। क्यों साहब 200 रुपया का हो गया 1 यूरो। हम बोले हाँ। अब इसका मतलब है 1 यूरो के लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है? 200 रुपया देना पड़ रहा है, 200 रुपया। अब सोचो मेरे लिए ये चिप्स का स्वाद ही खराब हो गया भाई। जो 100 रुपया का तो ऐसी स्वाद खराब था और 200 रुपया से और ज्यादा स्वाद खराब हो गया। तो इसका मतलब है मेरे लिए आयात अब क्या हो गया? सस्ता नहीं, महंगा हो गया। तो मैं अपने आयात को कम करूंगा। यानी ध्यान से समझना, ध्यान से, कि जब जब रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास होगा अन्य मुद्रा की तुलना में, तब तब हम क्या देखेंगे? हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा, क्योंकि आयात महंगा होगा। और निर्यात क्यों बढ़ेगा, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुएं या घरेलू देश की वस्तुएं सस्ती और प्रतिस्पर्धी होगी, कंपिटिटिव होगी। सर ये बातें यहां क्यों बता रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में मैं इसलिए बता रहा हूं, अब देखो ध्यान से, मैं जोड़ रहा हूं और यूपीएससी ऐसे जोड़ेगा। मैं जोड़ रहा हूं कि जब मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, जब मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, तब हम क्या देख रहे हैं? निर्यात कम हो रहा है और आयात बढ़ रहा है। जबकि मुद्रास्फीति में भी रुपए का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एकदम क्रक्स में आ रहे हैं। मुद्रास्फीति बढ़ रहा है तो रुपए का मूल्य कम हो रहा है, ठीक है ना? रुपए के मूल्य में कमी आ रही है। इसमें क्या हम देख रहे हैं? निर्यात कम हो रहा है और आयात बढ़ रहा है। डन। अब यहां आते हैं, रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास, अवमूल्यन या मूल्यह्रास, ठीक है? रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या देख रहे हैं? यहां पर भी क्या देख रहे हैं कि रुपए का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां भी रुपए का मूल्य कम हो रहा है। लेकिन सर क्या देख रहे हैं? सर यहां पर तो दिख रहा है कि निर्यात क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आपने अभी बताया। और आयात क्या हो जा रहा है? आयात महंगा हो जा रहा है, इसलिए आयात कम हो जा रहा है। आयात कम हो जा रहा है। सर ऐसा कैसे हो जा रहा है सर? एक तरफ, दोनों ही तरफ तो रुपए का मूल्य कम हो रहा है, तो फिर एक तरफ क्या कारण है कि निर्यात कम हो रहा है, दूसरी तरफ निर्यात बढ़ रहा है? सोचो 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 सोचो। क्या बात है। एक दो बच्चे पकड़ लिए हैं और एक दो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं। एकदम सिंपल सा बात है। यहां मुद्रास्फीति वस्तु और सेवा के मूल्य के सापेक्ष, वस्तु और सेवा के मूल्य के सापेक्ष हो रहा है। इनके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तब मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है मुद्रास्फीति में। फिर से बोल रहा हूं, मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवा के मूल्य के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, रिलेटिव में। डन। जबकि रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अन्य मुद्रा की तुलना में, वस्तु और सेवा नहीं, अन्य मुद्रा की तुलना में यहां पर क्या हो रहा है? रुपए का मूल्य कम हो रहा है। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि दोनों ही जगह में दो अलग अलग बातें, और यूपीएससी ऐसे ही दोनों को मिलाकर कंफ्यूज करेगा, ठीक है? डन। चलो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, अभी मैं सवाल नहीं दूंगा, पहले मैं पूछूंगा। चलो कमेंट बॉक्स पकड़ लो अपना अपना, ठीक है? मेरा पहला सवाल, अगर मुद्रास्फीति बढ़ता है घरेलू देश में, तो जल्दी बताओ निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से, निर्यात, आयात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। शुरू करो। निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात कम होगा और आयात बढ़ेगा। सिंपल, वही ए और बी देश, एकदम ए और बी देश, ठीक है? ए देश में अगर मुद्रास्फीति बढ़ रहा है तो उसकी चीजें महंगी हो रही है, तो निर्यात कम होगा और आयात क्या हो जाएगा? आयात यहां पर ए का बढ़ेगा, ए बी का नहीं बल्कि ए का आयात बढ़ जाएगा। एकदम सही। बस। अब दूसरा सवाल, अगर रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास होगा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लिखा टाइप नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन आजादी के बाद से अब तक कितनी बार हुआ है? भारत में
रुपए का अवमूल्यन आजादी के बाद से अब तक कितनी बार हुआ है? देखे 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 जरा, देखे देखे देखे। क्या बात है मीनू, एकदम सही। सुनील सही, राजेश सही, एकदम सही। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सवाल। भारत में रुपए का आखिरी बार अवमूल्यन कब हुआ? भारत में रुपए का आखिरी बार अवमूल्यन कब हुआ? देखे 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 देखे, रुपए का आखिरी बार। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी बार, सुनील ने तो तीनों बार लिख दिया। अरे क्या बात है। आखिरी बार अवमूल्यन 1991 में, एलपीजी सुधार के समय। क्या बात है। अब जरा बताओ, रुपए का अवमूल्यन और मूल्यह्रास का निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रुपए के अवमूल्यन का निर्यात और आयात पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। देखिए देखिए जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। निर्यात और आयात पर प्रभाव। हाँ हाँ हाँ, निर्यात कम, आयात बढ़ गया। अरे यार सौरभ, कहां हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आदित्य क्यों रोना आ रहा है? जल्दी करो, जल्दी बताओ। हाँ, निर्यात बढ़ेगा, आयात। अब सब 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 सही लिख रहे हैं, सब सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। चलो फिर ऐसा है तो आ जाओ, इस सवाल को देखे कैसे करोगे। देखे जरा, लो तुम्हारे सामने सवाल सामने। हाँ, पहले सवाल पढ़ना। विद्या कसम, अब कोई लिखेगा? पहले सवाल पढ़ो ध्यान से, ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी आती है। 2, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात में वृद्धि करता है। बताओ उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी आती है। एकदम बिल्कुल सही, सही एकदम है। निर्यात कम होता है, आयात बढ़ता है, एकदम सही। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही, एकदम सही। आंसर सी 1 और 2 दोनों। देखो कितने लोगों ने सी किया है, कितने लोगों ने सी। गलत गलत, सी वाले सब गलत, क्योंकि मैंने पूछा है सत्य नहीं है। मैंने पूछा है सत्य नहीं है साहब, सत्य नहीं है। हाँ, तो सत्य नहीं है तो क्या होगा? दोनों सही है, तो आंसर डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब यहीं पर एक कंसेप्ट आता है मुद्रास्फीति में ही, माने आगे कारण में जाने से पहले एक कंसेप्ट और आता है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी, जो करंट अफेयर। अब इसमें करंट अफेयर जोड़ते हैं जो बहुत चर्चा में है, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, हेडिंग डालो श्रिंकफ्लेशन, हेडिंग डालो श्रिंकफ्लेशन, हेडिंग डालो श्रिंकफ्लेशन। इसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई स्फीति, छिपी हुई स्फीति या मुद्रास्फीति, छिपी हुई मुद्रास्फीति। इसको प्रच्छन्न भी बोला जाता है, प्रच्छन्न मुद्रास्फीति, प्रच्छन्न मुद्रास्फीति। ये करंट में कई बार न्यूज में आ गया है। अभी हाल में 6-7 दिन पहले भी द हिंदू में फिर आ गया था ये। ठीक है, काहे आ गया था बता रहे हैं, न्यूज क्या था वो भी बता रहे हैं। क्यों माने बड़ा इस पर अच्छा चर्चा हुआ था, यूट्यूब में भी एक बार बड़ा चर्चा हो गया था इस पर। श्रिंकफ्लेशन, डन। क्या है श्रिंकफ्लेशन? श्रिंकफ्लेशन को समझाता हूं मैं। कहाँ है मेरा फेवरेट? हाँ, पार्ले जी बिस्किट। हाय पार्ले जी बिस्किट। एक बात बताओ, पार्ले जी बिस्किट कल भी 5 था, आज भी 5 का ही है और कल भी 5 का रहेगा। सुनना ध्यान से, कल भी 5 का था, आज भी 5 रुपए का है और कल भी 5 रुपए का होगा। सर सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इसके दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, कंपनी क्या बोली है कि हम इसका दाम कभी नहीं बढ़ाएंगे। मजाल है तुम्हारे बाल बच्चे भी इसको 5 रुपए में ही खाएंगे, देखना, बाल बच्चे भी तुम्हारे 5 रुपए में खाएंगे। तो फिर यही होगा। कंपनी बोली कोई बात नहीं, हमें 5 रुपए में बेचना है ना, एक काम करो, अभी इस बिस्किट में 8 है ना, इसके बच्चे तक जाते जाते तक 4 कर दो। आकार थोड़ा बड़ा है, आकार थोड़ा और छोटा कर दो। मतलब कंपनी जहां
वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि ना करे। कंपनी जहां वस्तु और सेवा के मूल्य को ना बढ़ाए बल्कि उसके आकार, संख्या और भार को कम कर दे, ठीक है, ताकि अपना लागत वसूल सके, इसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। इसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये चॉकलेट मान लेते हैं 10 रुपए का है, ठीक है। अब चीजों के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, लेकिन ये फिर भी ये चॉकलेट मुझे 10 रुपए का ही मिल रहा है, बाजार में 10 रुपए का ही मिल रहा है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इसके आकार को छोटा कर देगी, बेचेगी 10 रुपए का लेकिन आकार को छोटा कर देगी। छोड़ो, सबसे बड़ा मजाक तो भाई इसके साथ, ये भाई अपने आप में मजाक बन गया था। जब YouTube में मैंने देखा मुझे भी रोना आ गया। एक बंदा लेस चिप्स का 5 रुपए का पैकेट खोला और पैकेट खोलने के बाद उस पैकेट से केवल एक चिप्स निकला बाहर। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। कि कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, हम मूल्य को नहीं कम बढ़ाएंगे, हम मूल्य की जगह इसके आकार, भार और संख्या को कम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। लिख लो श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन वह स्थिति होती है, लिखो, श्रिंकफ्लेशन वह स्थिति होती है जहां कंपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने के बजाय उसके आकार, संख्या और भार में कमी कर देती है। आकार, संख्या और भार में कमी कर देती है। लिखा? वेरी गुड। चलो एक सवाल देखते हैं श्रिंकफ्लेशन से, अगर मेरे पास हो तो जरा बताओ। हाँ है, जरा बताओ क्या है इस सवाल का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रिंकफ्लेशन यानी प्रच्छन्न मुद्रास्फीति शब्द का सही वर्णन करता है? ए, मुद्रास्फीति का एक प्रकार जो किसी उत्पाद की कीमत को समान रखते हुए उसका आकार छोटा करने के कारण होता है। बी, मुद्रास्फीति का एक प्रकार जिसमें मुद्रास्फीति दर अधिक होती है, आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी लगातार उच्च बनी रहती है। सी, मुद्रास्फीति का एक प्रकार जो तब होता है जब आपूर्ति पक्ष की दुर्घटनाओं या कुप्रबंधन के कारण आपूर्ति में भारी गिरावट होती है लेकिन मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। डी, मुद्रास्फीति का एक प्रकार जिसमें किसी एक वस्तु या वस्तु समूह की कीमतें बढ़ जाती है जबकि समग्र मूल्य स्तर स्थिर रहता है। बताओ जरा आंसर। लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मान गए। ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। द आंसर इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम मुद्रास्फीति टॉपिक को आज हमने शुरू किया है। कल हम मुद्रास्फीति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मुद्रास्फीति के कारणों को समझेंगे, मेंस के सवाल को भी देखेंगे, गणना कैसे होता है, क्या उसमें करंट अफेयर है उसको समझेंगे, यूपीएससी का कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, वहां पर पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े रहे, आपने इस क्लास को किया। खुश रहो, खूब मेहनत से पढ़ो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।